हे गाइस, दिस साइड CACM में आशुतोष लाटा फ्रॉम जयपुर राजस्थान फॉर यू ऑल। सो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का लाटा प्रोफेशनल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर कॉस्टिंग आसान है। दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग ए सिंगल मिनट नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोगों को याद होगा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक के सभी क्वेश्चंस कर लिए थे। आज के इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11। और दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 11 देखने को 8 मार्क्स का दिख रहा है। क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले खत्म भी हो जा रहा है, बट स्टिल आई वुड से कि यार ये वाला क्वेश्चन ना बड़ा गजब क्वेश्चन है। कैसे करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, बट कैसे करना है इसको समझना होगा ढंग से। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 जो कि जून 2015 एग्जाम में 8 मार्क्स का पूछा जा चुका है। दैट मीन्स लॉन्ग बैक, आज से 10-11 साल पुरानी बात है जब ये क्वेश्चन पूछा गया था। द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ एन आर्टिकल द सेलिंग प्राइस ऑफ विच इज ₹60,000 इज एज फॉलोज। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऐसे आर्टिकल की जिसकी सेलिंग प्राइस 60,000 है, उसका कॉस्ट स्ट्रक्चर नीचे दिया हुआ है। और स्ट्रक्चर इस प्रकार है कि डायरेक्ट मटेरियल 50%, डायरेक्ट लेबर 20%, ओवरहेड 30%। मतलब आपका डायरेक्ट मटेरियल जो है वो 50% है, डायरेक्ट लेबर आपका 20% है और ओवरहेड 30% है। ऐसे टोटल करोगे तो 100 हो जाएगा। इसका मतलब अगर 100 रुपीज की कॉस्ट है तो 50 रुपए का मटेरियल, 20 रुपए की लेबर और 30 रुपए का आपका ओवरहेड्स है। एन इंक्रीज ऑफ 15% इन द कॉस्ट ऑफ मटेरियल। क्वेश्चन ने कहा कॉस्ट ऑफ मटेरियल में 15% का इंक्रीज एंड 25% इन कॉस्ट ऑफ लेबर इज एंटिसिपेटेड। और लेबर की कॉस्ट में 25% का इंक्रीज बोला। अज्यूम करिएगा कि कोई चेंज नहीं है, अज्यूम नो चेंज इन ओवरहेड। दैट मीन्स जो ओवरहेड पहले था वही आपका अब रहेगा। ठीक है साहब। क्वेश्चन कहता है, ध्यान से सुनना इस लाइन को, इसी लाइन में करामात है। दिस इंक्रीज इन कॉस्ट, दिस इंक्रीज इन कॉस्ट कौन सी वाली? ये वाली, ये वाली। ये जो इंक्रीज इन कॉस्ट है ना, इससे क्या हो रहा है? इन रिलेशन टू प्रेजेंट सेलिंग प्राइस। ध्यान से सुनना, प्रेजेंट सेलिंग प्राइस से रिलेट करते हुए चल रहे हैं। इन दिस इंक्रीज इन द कॉस्ट इन रिलेशन टू प्रेजेंट सेलिंग प्राइस वुड कॉस्ट 25% डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ प्रेजेंट प्रॉफिट पर आर्टिकल। और इस कॉस्ट के इंक्रीज से क्या हो रहा है? आपके प्रॉफिट में 25% का डिक्रीज आ रहा है, अगर हम प्रेजेंट सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं तो। दोस्तों, एक एग्जांपल ले रहा हूं। सपोज से 100 रुपीज का सेलिंग प्राइस है, 80 रुपीज की कॉस्ट है, तो प्रॉफिट होगा 20। क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि हमारी कॉस्ट में कुछ चेंज आ रहा है। सपोज से ये कॉस्ट जो है ना, ये बढ़कर के हो जा रही है 85। अब ऑब्वियस ही बात है, अगर 85 है और अगर प्रेजेंट सेलिंग प्राइस पर ही बात करें तो 100 माइनस 85, तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा सर 15 रुपीज। इसका मतलब क्या हुआ? आपका प्रॉफिट कितने परसेंट से कम हो गया सर? 25% से प्रॉफिट कम हो गया। क्लियरली दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? सर, पहले जहां 20 रुपीज का प्रॉफिट था, 25% होता है 20 का 5 रुपए, तो भैया आपके 5 रुपए कम हो गए। दैट मीन्स 15 रुपए हो गए। तो क्या मैं इसको इन शॉर्ट ऐसा कह दूं क्या कि ये जो 5 रुपए है, ये 5 रुपए 25% के बराबर है? क्योंकि हमने क्या किया, हमने 5 रुपए की हमारी कॉस्ट बढ़ाई है, और 5 रुपए की कॉस्ट अगर बढ़ी है तो आपका प्रॉफिट 25% से डिक्रीज हो गया। इसका मतलब जो 5 रुपए की कॉस्ट है वो आपके 25% के बराबर है। तो 5 को अगर आप 25 से डिवाइड लगा दोगे 25% से, तो आपके पास आएगा 20, और ये 20 क्या होगा? ये होगा आपका प्रेजेंट प्रॉफिट। दैट मीन्स प्रेजेंट सेलिंग प्राइस 100 रुपीज पर प्रेजेंट प्रॉफिट आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो सेम यही कॉन्सेप्ट आपको यहां पर यूज करना। दिस इंक्रीज इन कॉस्ट इन रिलेशन टू प्रेजेंट सेलिंग प्राइस, प्रेजेंट सेलिंग प्राइस पर कनेक्ट करना है। क्लियर है? वुड कॉस्ट 25% डिक्रीज इन प्रेजेंट प्रॉफिट। आपका जो प्रेजेंट प्रॉफिट आ रहा है उसके प्रॉफिट में आपके 25% का इंपैक्ट आएगा। इसका मतलब अब पहले तो हम ये देखें कि हमारी कॉस्ट कितनी चेंज हो रही है, उसको इंपैक्ट देखना पड़ेगा। अब इसके इंपैक्ट को देखने के लिए मेरे पास टोटल कॉस्ट नहीं है, तो मैं कहता हूं कि मान लेता हूं कि मेरी कॉस्ट 100 रुपीज है। अब अगर 100 है तो मेरी प्रेजेंट कॉस्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से 50 रुपए का मटेरियल होगा, 20 रुपए की लेबर होगी और 30 रुपए का आपका ओवरहेड होगा। सही है और नो? मैंने अज्यूम किया कि मेरी कॉस्ट 100 है। अब क्वेश्चन ने कहा कि भाई साहब इंक्रीज होता है 15% कॉस्ट में, तो भैया 50 का 15% इंक्रीज करोगे तो कितना हो जाएगा सर? 57.5। मतलब इंक्रीज कितना हुआ? 7.5 रुपए।
25% इन लेबर, तो भैया 20 की जगह कितना हो गया सर 25। इसका मतलब कितना इंक्रीज हुआ सर 5 रुपए। लेबर ओवरहेड के लिए कहा कोई भी चेंज नहीं है, दैट मीन 30 का 30 है तो कोई भी चेंज नहीं है, तो इसका मतलब इंक्रीज कितना हुआ सर, पहले 100 की सेल आपकी कॉस्ट थी, वो इंक्रीज होकर के आपकी 112.5 हो गई, क्योंकि 12.5 से आपकी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो रही है। अब क्वेश्चन ने कहा कि भैया प्रेजेंट सेलिंग प्राइस पर अगर मैं बात करता हूं तो जो आपका प्रॉफिट चेंज हो रहा है ना, वो प्रॉफिट कितना चेंज हो रहा है सर, ये आपने कॉस्ट बढ़ाई है 12.5 और 12.5 की कॉस्ट के बढ़ाने से आपका जो प्रॉफिट है, वो 25% से डिक्रीज हो गया। तो मैं यूं कह सकता हूं क्या कि 12.5 जो है वो 25% के बराबर है, और 12.5 अगर 25% के बराबर है तो 100% के बराबर हो जाएगा 50 रुपए। इसका मतलब ये हो गया कि हम प्रेजेंटली 50 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे थे जब हमारी कॉस्ट 100 थी। इसका मतलब मैं यूं कह सकता हूं कि हमारी प्रेजेंटली जो 60,000 की सेलिंग प्राइस है, वो 60,000 की सेलिंग प्राइस हमारी 150 के बराबर है, तो 100 के बराबर हमारी टोटल कॉस्ट हो जाएगी। इस तरीके से ये सम होगा। ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो आपका काम हो गया। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे करना है, क्वेश्चन ने क्या पूछा है वो देखिएगा। प्रिपेयर कीजिएगा एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट पर आर्टिकल एट प्रेजेंट, कि एट प्रेजेंट कितने अमाउंट का प्रॉफिट है वो आपको कैलकुलेट करना है, और फाइंड आउट कीजिएगा रिवाइज सेलिंग प्राइस टू प्रोड्यूस द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स एज बिफोर। जो पहले परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल था ना, वही परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स अगर मेंटेन करना है तो रिवाइज सेलिंग प्राइस क्या होगी वो आपको पता करके बतानी है। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या है, हम क्या कहेंगे, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 11, लेट प्रेजेंट कॉस्ट स्ट्रक्चर, लेट प्रेजेंट टोटल कॉस्ट इज ₹100। हमने मान लिया कि प्रेजेंटली हमारी कॉस्ट जो है वो 100 रुपीज है, क्लियर है। पर्टिकुलर्स, प्रेजेंट और एंटिसिपेटेड। अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो भैया मेरा प्रेजेंटली मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स ये है। अब आपको पता है कि अगर मेरी टोटल कॉस्ट ₹100 की है तो प्रेजेंटली मटेरियल जो है वो प्रेजेंटली है एट द रेट 50% के हिसाब से 50 रुपीज, लेबर हो जाएगा 30 रुपीज, और ओवरहेड हो जाएगा, सॉरी लेबर हो जाएगा 20 रुपीज और ओवरहेड्स हो जाएगा आपका 30 रुपीज, क्लियर। एंटीसिपेशन के अंदर बात करूं तो मटेरियल बोलता है भैया 50 में 15% इंक्रीज हो जाएगा, तो 15% इंक्रीज, तो 15% इंक्रीज कितना हो जाएगा सर 57.50 हो जाएगा। और 20 के केस में बोला गया कि भाई साहब ये आपका 25% अप हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके लिए 25, और 30 में कहा गया कि नो चेंज, तो ये 30 का 30 हो जाएगा। इसका मतलब आपकी रिवाइज्ड कॉस्ट कितनी हो जाएगी सर ₹112.50, क्लियर है। तो मैं यहां पर आप लोगों के लिए इंक्रीज इन कॉस्ट निकाल सकता हूं क्या, इंक्रीज इन कॉस्ट आपके लिए आ जाएगा ₹12.50। इंक्रीज इन कॉस्ट कितना हो गया सर 12.50, क्लियर है। अब सुनिएगा असली बात, यहां तक तो कोई भी दिक्कत नहीं थी भैया, आपने अज्यूम कर लिया कि हमारी टोटल कॉस्ट 100 है, क्वेश्चन ने दे रखा था 50%, 20%, 30% आपकी कॉस्ट स्ट्रक्चर है, तो आपने उसके हिसाब से प्रेजेंट कॉस्ट स्ट्रक्चर निकाल दिया, अजम्पशन के बेसिस पर पूरा क्वेश्चन चल रहा है। तो एंटिसिपेशन के केस में आपको 15% का राइज होगा तो 57.50 हो जाएगा, 20% 20 में राइज होगा तो 25, और 30 में राइज होगा तो 30। इससे आपका इंक्रीज इन कॉस्ट कितना हो गया 12.5। सो इसका मतलब क्या हुआ, as calculated above, if
total cost is rupees 100, then it will increase by rupees 12.50 इन नेक्स्ट पीरियड बोला है या इन नेक्स्ट ईयर बोला है, क्या बोला है? इज एंटिसिपेटेड इन नेक्स्ट पीरियड लिख देते हैं हम लोग, वैसे इन्होंने एंटिसिपेशन किया है, इन नेक्स्ट पीरियड बोल देते हैं। अब ध्यान से सुनना, आपको प्रेजेंट सेलिंग प्राइस पर क्वेश्चन ने कहा है इंक्रीज इन कॉस्ट इन रिलेशन टू प्रेजेंट सेलिंग प्राइस। अगर हम प्रेजेंट सेलिंग प्राइस से कंपेयर करते हैं तो वुड कॉस्ट 25% डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ प्रेजेंट प्रॉफिट। जो प्रेजेंट प्रॉफिट होगा उसमें 25% की गिरावट आ जाएगी। तो मैंने क्या कहा, एज कैलकुलेटेड अबव, इफ टोटल कॉस्ट इज 100 देन इट विल इंक्रीज बाय रुपीज 12.50 इन नेक्स्ट पीरियड, which will cause which will cause 25% decrease in present profit at present selling price। मैंने प्रेजेंट सेलिंग प्राइस को रेड पेन से लिखा है। इसका मतलब यहां क्वेश्चन जो कह रहा है वो ये कहना चाह रहा है कि अगर सपोज से प्रेजेंट सेलिंग प्राइस हमारी जो भी है एक्स है, तो एक्स में से आपने 100 लेस किया तो आपका प्रॉफिट आया। अब सेम आपकी सेलिंग प्राइस पर 100 पर अगर आप 112.50 लेस करते हो तो आपका जो प्रॉफिट है वो 0.75 पी हो जाएगा। अब 0.75 पी हो जाएगा, इक्वेशन समझ में आ रहे हो? तो अगर मैं प्रेजेंट सेलिंग प्राइस को अगर आपके लिए एक्स मान लूं तो यही इक्वेशन बनेगी क्या कि एक्स में से माइनस किया 100 को, तो भैया आपके लिए इक्वेशन कुछ इसी प्रकार से बनेगी। अब आप देखोगे आपने इक्वेशन कैसे करते हो सर, माइनस प्लस माइनस। अगर प्लस के एक्स में से माइनस का एक्स लेस करोगे तो कुछ नहीं बचेगा, माइनस के 100 में प्लस का 12.5 रखोगे तो ये बचेगा 12.5 का चेंज, और इसके कारण से आपका 0.25 प्रॉफिट के बराबर है। तो ये है 0.25 प्रॉफिट के बराबर, तो आपका प्रॉफिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 50। दैट मींस प्रेजेंट प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी ये। तो आपको इसी इक्वेशन की सहायता से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। मैं यहां पर अगेन कुछ अज्यूम करूंगा। मैंने यहां पर क्या लिखा, लेट प्रेजेंट सेलिंग प्राइस। अब वैसे ही अगर मैं बात करूं तो लेट करने की जरूरत ही नहीं, प्रेजेंट सेलिंग प्राइस तो आपको दे रखी है भैया, ये लो। मैं कहां इसको एक्स मान रहा हूं, 6000 माइनस 112.50 सॉरी माइनस 100 इज इक्वल टू प्रॉफिट है पी। वही सेलिंग प्राइस पर ये हो गया 112.50, तो ये प्रॉफिट हो गया 0.75 पी के। तो इसका मतलब 6000 से 6000 कैंसिल, तो ये बच जाएगा आपका 12.5 इज इक्वल टू 0.25 पी के। तो इन शॉर्ट ये चीज आपको समझ में आ गई क्या? तो भैया 25% डिक्रीज इन प्रेजेंट प्रॉफिट एट प्रेजेंट सेलिंग प्राइस। तो मैं यहां पर लिखूंगा इन अदर वर्ड्स we can say if total cost is rupees 100 at present, then increase cost of rupees
ऑफ रुपीज 12.50 इज इक्वल टू 25% ऑफ प्रॉफिट या ऑफ प्रेजेंट प्रॉफिट। तो मैंने क्या लिखा, इन अदर वर्ड्स वी कैन से अगर आपकी टोटल कॉस्ट 100 रुपीज है एट प्रेजेंट, देन इंक्रीज कॉस्ट जो 12.50 हुई है ना, वो किसके इक्वल टू होगी, 25% ऑफ प्रेजेंट प्रॉफिट के। सो प्रेजेंट प्रॉफिट विल बी, सो प्रेजेंट प्रॉफिट will be rupees 12.50 divided by 25% is equal to rupees 50। तो वो हो जाएगा रुपीज 50 के। सो प्रेजेंट प्रॉफिट कितना हो जाएगा 50। अब आप चेक कर लो, इसका मतलब अब आपको क्रॉस चेक करा रहा हूं, लिखना नहीं है। आपकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी सर, 100 प्लस 50 150। आपकी कॉस्ट थी 100, तो प्रॉफिट कितना हो गया 50। सेलिंग प्राइस सेम रहेगी 150, लेकिन कॉस्ट हो गई 112.50, तो प्रॉफिट हो जाएगा 37.50। चेक कर लो, 50 की जगह 37.50 हो गया, दैट मीन्स 25% का प्रॉफिट फॉल हो गया। क्लियर है? तो इसका मतलब प्रेजेंट प्रॉफिट विल बी 50। सो वी कैन से at cost of rupees 100, selling price will be rupees 150। तो अगर मैं कॉस्ट को 100 ही मान के चलता हूं तो भैया मेरी सेलिंग प्राइस 150 हो जाएगी। क्लियर है? अब यहां से सॉल्व कर लीजिए। अब क्वेश्चन ने पूछा है कि प्रेजेंट प्रिपेयर कीजिए एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट जो कि आपका करंट ईयर का है, वो करंट ईयर का आपको प्रॉफिट निकालना है। तो सेलिंग प्राइस क्वेश्चन ने दिया हुआ है करंट सेलिंग प्राइस, और वो है रुपीज 6000 के। तो करंट कॉस्ट आ जाएगी आपके पास ये 6000 आपके 150 के बराबर है, तो 100 के बराबर आपकी कॉस्ट आ जाएगी, और ये कॉस्ट कितनी आ जाएगी रुपीज 4000। और इससे आपके पास करंट कॉस्ट आ गई, तो आपके पास करंट प्रॉफिट भी आ जाएगा, प्रॉफिट करंट वाला, तो वो आ जाएगा रुपीज 2000। क्लियर है क्या? तो आपके पास कॉस्ट आ गई, आपके पास प्रॉफिट आ गया, दैट्स इट, काम खत्म। क्लियर है? क्वेश्चन ने लेकिन ये नहीं कहा, क्वेश्चन ने कहा कि प्रिपेयर कीजिए एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट पर आर्टिकल एट प्रेजेंट। आपको पर आर्टिकल एक प्रेजेंट का प्रॉफिट स्टेटमेंट बना के दिखाना है, तो ठीक है, प्रॉफिट स्टेटमेंट बना देते हैं। प्रॉफिट स्टेटमेंट प्रेजेंट वाला, पर्टिकुलर्स, वैल्यू। सबसे पहले आप लिखेंगे आपकी सेलिंग प्राइस जो कि है 6000। आपकी टोटल कॉस्ट जो है वो आपको पता है रुपीज 4000 है, लेकिन आपको उसको ना बाइफ्रिकेट करके दिखानी होगी। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड। टोटल तो 4000 ही रहेगी, और इसमें से आप इसको अगर लेस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट, और प्रॉफिट आ जाएगा आपके पास रुपीज 2000। इस 4000 की कॉस्ट को आपको बाइफ्रिकेट करना है। 50% हो जाएगा आपका डायरेक्ट मटेरियल, दैट मीन्स 2000। 20% हो जाएगा ये, तो हो जाएगा 800 रुपए, और 30% हो जाएगा 1200। ये लीजिए, दैट्स इट। क्वेश्चन ने आपसे पूछा था कि भैया प्रिपेयर कीजिए एक स्टेटमेंट प्रॉफिट पर आर्टिकल, निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है फाइंड आउट करो रिवाइज सेलिंग प्राइस
ताकि हम सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स जो पहले कमा रहे वही प्रॉफिट कमा ले। तो अगर मैं यहां से बोलूं परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, तो कितना आ जाएगा सर? 2000 डिवाइडेड बाय 6000, परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा सर 33.33%। मैंने ये सेलिंग प्राइस का 33.33% निकाला है। अब आप ध्यान से सुनिएगा, आपके पास क्या है सर? कॉस्ट आ जाएगी। तो रिवाइज कॉस्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे आप, कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस। अब उसके लिए आप क्या करेंगे? पर्टिकुलर्स का कॉलम बनाएंगे, एक वैल्यू का कॉलम बनाएंगे। आप यहां पर लिखेंगे रिवाइज्ड डायरेक्ट मटेरियल, आप लिखेंगे रिवाइज्ड डायरेक्ट लेबर, आप लिखेंगे रिवाइज्ड ओवरहेड। रिवाइज्ड डायरेक्ट मटेरियल की बात करें तो भैया आपका डायरेक्ट मटेरियल कितना आया था सर? 2000 रुपए का। क्वेश्चन ने कहा था कि भैया ओवरहेड डायरेक्ट मटेरियल में 15% की ग्रोथ होगी, तो भैया 115% कर दो। तो 2000 में 15% ऐड करोगे तो आएगा 2300। फिर यहां की बात करें तो ये था 800 रुपए, इसमें आपका 25% इंक्रीज होता है तो ये हो जाएगा 125%। तो 800 प्लस 25% तो ये हो जाएगा 1000। ओवरहेड के लिए क्वेश्चन ने कहा है नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं है, तो इसका मतलब ये आपका जो पहले 1200 था वही 1200 अब रहेगा। तो रिवाइज्ड टोटल कॉस्ट आपके पास आ जाएगी, रिवाइज्ड टोटल कॉस्ट, तो यह आ जाएगा आपके पास ₹4500। ध्यान से सुनिएगा, 4500, सॉरी मैंने 6000 के हिसाब से कैलकुलेशन कर दिया, सॉरी भैया 60,000 कैलकुलेशन है, मैंने एक जीरो कम लगाया, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक एक जीरो हर जगह पर एक्स्ट्रा लगा दो। ये एक एक जीरो हर जगह एक्स्ट्रा लग जाएगा भैया। ये 20,000, ये 8,000, ये 12,000, ये 40,000, ये आपका 20,000, परसेंटेज वगैरह पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 60,000, यहां पर बात करें तो ये हो जाएगा आपका 20,000, ये हो जाएगा 8,000, तो ये आपके 23,000 आ जाएगा। ये तो ये 10,000 आ जाएगा और ये 12,000 आ जाएगा। टोटल लगाएंगे तो आएगा 45,000। अब क्वेश्चन का ध्यान से सुनना, क्वेश्चन ने कहा है सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हमें मेंटेन करना है। तो भाई साहब आप मुझे एक चीज बताओ, आप ये यूं बोलो कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस आपका 33.33% है। तो सपोज अगर मेरी सेलिंग प्राइस 100 रुपए है तो 33.33% मेरा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। तो जो बाकी बचेगा वो क्या है? कॉस्ट, 66.67 के परसेंट के बराबर। तो इसका मतलब 66.67 के बराबर कॉस्ट है। क्लियर है? तो भैया अकॉर्डिंगली आप यहां से इजीली सॉल्व कर पाएंगे आपका सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कैसे आ जाएगी? दैट मीन्स रिवाइज सेलिंग प्राइस। मैं यहां से रिवाइज सेलिंग प्राइस निकालूंगा, इसके बारे में एक नोट भी डाल देंगे। 45,000 की आपकी कॉस्ट है। अगर आपका 100 रुपए की सेलिंग प्राइस है तो 33.33% आपका प्रॉफिट है। तो
6666% आपका कॉस्ट है। तो भैया आपका सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 100 के बराबर। तो 45,000 डिवाइड बाय 66.66666666% तो आ जाएगा ₹67,500। और चेक कर लीजिएगा आंसर मैच है। इसके ऊपर नोट लिख देंगे, इफ प्रॉफिट इज 33.33% ऑफ सेलिंग प्राइस, then we can say cost will be 66.67% of selling price। चाहो तो चेक भी कर सकते हो, 67,500 का 66.67% निकालोगे वापस से 45,000 ही आएगा। तो then we can say cost will be 66.67% of selling price। accordingly आपका ये सॉल्यूशन हो गया। That's all। आई होप दोस्तों इसकी कैलकुलेशन में अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। ऑल्दो मेरे को इस क्वेश्चन को छोटा सा क्वेश्चन था, बट मुझे समझाने में आपको समय लगा है, इसमें करने में आपको समय नहीं लगेगा। ये जो क्वेश्चन है भाई साहब, आप लेक्चर नंबर लिखते हुए चल रहे हो ना, इस क्वेश्चन को आपको 2 बार रिवाइज करना है और इसमें बेसिकली प्रेजेंट प्रॉफिट निकाल लोगे ना तो आपका काम हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन ने ये जो कॉन्सेप्ट है ना, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, मैंने कहां तक किया है, ये रहा। आपको क्वेश्चन ने कहा कि अगर आपके टोटल कॉस्ट कितनी है नहीं पता, लेकिन आपको परसेंटेज में दे रखा है कि साहब हमारी टोटल कॉस्ट का इतना परसेंट है। अब आपके पास, आप ध्यान से देखो, आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है, अगर आपको प्रॉफिट दे रखा होता तो हम लोग फिर भी टोटल कॉस्ट निकाल सकते थे, लेकिन हमारे को प्रॉफिट का परसेंटेज भी नहीं दे रखा, प्रॉफिट का अमाउंट भी नहीं दे रखा, हमको केवल सेलिंग प्राइस दे रखी थी 60,000। अब ऑब्वियस सी बात है, हमें डायरेक्ट मटेरियल चाहिए, तो अब डायरेक्ट मटेरियल चाहिए तो इसका मतलब हम क्या मानेंगे, माना कि हमने, हमारी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट हमारी 100 है। अगर कॉस्ट हमारी 100 है, माना कि 100 है, तो सारी कैलकुलेशन 100 को बेस बना के करी मैंने। तो 100 है तो प्रेजेंट कॉस्ट स्ट्रक्चर बनाया, उस 100 के बेसिस पर हमारी एंटिसिपेटेड कॉस्ट इंक्रीज करी, तो हमने देखा कि कॉस्ट इंक्रीज हो रही है 12.5। क्वेश्चन ये कहता है कि सेम प्रेजेंट जो सेलिंग प्राइस है, दैट मीन 60,000 रुपए पर, अगर 60,000 रुपए पर बात करें तो 12.5% से आपकी कॉस्ट बढ़ रही है। ये जो 12.5% से जो कॉस्ट बढ़ रही है ना आपकी, ओवरऑल 12.5 बढ़ी ना, टोटल कॉस्ट पहले 100 थी, वो 100 की जगह 112.5 हो गई, तो इंक्रीज कितना हुआ कॉस्ट में सर 12.5 रुपीज। लेकिन क्वेश्चन ये कहता है कि सेम अमाउंट ऑफ आपका सेलिंग प्राइस पर, सेम अमाउंट ऑफ सेलिंग प्राइस पर अगर हम बात करें तो टोटल कॉस्ट में जो ये चेंज आया, इससे आपका प्रॉफिट 25% डिक्रीज हो गया। या मैं यूं कहूं कि आपने जो 12.5 रुपीज की कॉस्ट बढ़ाई है, ये 25% ऑफ प्रॉफिट के बराबर है, ऐसा भी तो बोल सकता हूं ना। तो मैंने यहां पे लिखा एज कैलकुलेशन above, if total cost is 100 then it will increase by 12.50 in next period, which will cause 25% decrease in present profit at present selling price। तो present profit के अंदर present selling price को ही maintain करना है, तो 25% decrease हो जाएगा। तो in other words we can say if total cost is 100 at present then increase cost of 12.50 is equal to 25% of present profit। तो present profit के 25% के बराबर होता है 12.5। तो अकॉर्डिंगली प्रेजेंट प्रॉफिट कितना हो जाएगा 12.5 डिवाइड बाय 25, दैट मींस ₹50। लेकिन ₹50 किस पर, अगर टोटल कॉस्ट 100 है तो। सो वी कैन से एट कॉस्ट ऑफ ₹100 सेलिंग प्राइस विल बी 150, क्योंकि प्रॉफिट अगर 50 है तो सेलिंग प्राइस 150 हो जाएगा। तो करंट सेलिंग प्राइस क्या है 60,000, तो करंट कॉस्ट क्या आ जाएगा सर 60,000 जो है, ये 60,000 जो है ये इक्वल टू है 150 के, तो 100 के बराबर कॉस्ट हो जाएगी, तो हो गए 40,000 और प्रॉफिट हो जाएगा करंट का, आपको इन दोनों को लेस करने से तो वो आ जाएगा आपके पास प्रॉफिट। लेकिन क्वेश्चन ने कहा था साहब प्रॉफिट स्टेटमेंट बना के दिखाओ, तो बना दो। सेलिंग प्राइस ले लो, टोटल कॉस्ट जो है वो आपकी 40,000 है, और 40,000 को हमने परसेंटेज में ले लिया, तो प्रेजेंट प्रॉफिट के हिसाब से प्रेजेंट प्रॉफिट दे दिया। क्वेश्चन कहता है सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट चाहिए सेलिंग प्राइस पर जो पिछले टाइम पर था, तो हमने पहले सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट तो निकाले, फिर उसके हिसाब से हमने इंक्रीज कॉस्ट ले ली। इंक्रीज कॉस्ट से हमारे पास टोटल रिवाइज कॉस्ट आ गई। आपको पता है कि अगर मेरे पास परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है तो मुझे ये नहीं पता कि भैया मेरी सेलिंग प्राइस क्या आएगी, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो भी सेलिंग प्राइस होगी, अगर सेलिंग प्राइस 100 है तो प्रॉफिट है 33, तो भैया कॉस्ट 66.67 के बराबर होगी, और अगर कॉस्ट 45,000 के बराबर है तो 45,000 डिवाइड बाय 66.67, तो आपके पास रिवाइज सेलिंग प्राइस आ जाएगी। दैट्स ऑल। आई होप क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों का। चलिए जी,
इसी के साथ आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो होता है समाप्त। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मैं यूं कहूं यार, इसको 3 बार रिवाइज करो, आप मेरे कहने से इसको 3 बार रिवाइज करो, क्योंकि अगर ये एग्जाम में आ गया ना तो इसमें अगर आपको समझ में आता है, आपने ज्यादा बार रिवाइज किया हुआ है, तो आपको काइंड ऑफ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको मतलब कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको बार बार देखने भी जरूरी है। अगर आपने बार बार इनको देखा हुआ है तो आपको प्रोसेस पता चलेगा कि किस तरीके से सॉल्व करना है, तो वो आपके लिए कई बार क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग हमारे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। तो ये जो क्वेश्चन है ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12, न्यू स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है बेसिकली। ठीक है ना। अच्छे से देखिएगा। आपको याद होगा मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को मटेरियल का एक डिस्कशन किया था, सॉरी लेबर का, याद है, प्रोडक्टिविटी वाला। वो इस क्वेश्चन में ट्रीटमेंट उसका आएगा। एक्स लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग फिगर फॉर द ईयर 21-22 का आपको एक्स लिमिटेड की डिटेल दे रखी है। डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है 3,20,000, वेजेस दे रखे 8 लाख, प्रोडक्शन ओवरहेड जिसमें 25% वेरिएबल है 4,80,000, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 75% फिक्स्ड है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 2/3 फिक्स्ड है। ठीक है। सेलिंग प्राइस आपको दे रखी है 125 के हिसाब से। तो यहां से आप इजीली क्या निकाल सकते हैं, यूनिट्स निकाल सकते हैं क्या सर। 25 लाख डिवाइडेड बाय 125, इसका मतलब सर 20,000 यूनिट्स है साहब। ठीक है साहब, आगे बढ़ो। फॉर द ईयर 22-23 इट इज एस्टिमेटेड दैट आउटपुट एंड सेल्स क्वांटिटी विल इंक्रीज बाय 20%, इसका मतलब 24,000 हो जाएगा। 20,000 था 21-22 में, तो 22-23 में 20% से बढ़ जाएगा, दैट मीन्स 24,000 हो जाएगा। बाय इनकरिंग एडिशनल एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, लेकिन उसके लिए आपको एडिशनल एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस इनकर करने पड़ेंगे। क्वेश्चन कहता है कि मटेरियल की प्राइसेस 10% से अप होगी, वेजेस रेट विल गो अप बाय 5%, वेजेस की रेट जो है वो 5% से अप होगी, along with increase in overall direct labor efficiency 12% से, लेकिन आपकी डायरेक्ट लेबर की जो एफिशिएंसी है वो 12% से इंक्रीज होगी। ठीक है साहब। वेरिएबल ओवरहेड आपको दे रखा है, वो कहता है कि वेरिएबल ओवरहेड्स जो हैं वो आपके इंक्रीज होंगे 5% से। ठीक है, इंक्रीज कर देंगे। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड जो है, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, ध्यान रखिएगा, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड के लिए बोला गया है, तो केवल और केवल प्रोडक्शन का ओवरहेड ही इंक्रीज किया जाएगा आपका। तो फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड जो है वो आपका कितने परसेंट से इंक्रीज होगा सर। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड आपका इंक्रीज हो जाएगा आपका 33.33% से, लेकिन ओनली कौन सा वाला, प्रोडक्शन वाला। क्लियर है। रिक्वायर्ड कैलकुलेट कीजिएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स फॉर द ईयर 21-22 एंड 22-23। आपको क्वेश्चन कहता है 21-22 के लिए और 22-23 के लिए कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल के बताओ। इसका मतलब कुल मिलाकर के आपको दोनों की कॉस्ट शीट बनानी है। फाइंड आउट द न्यू सेलिंग प्राइस फॉर द ईयर 22-23। आपको 22-23 की नई सेलिंग प्राइस निकालनी है। किस किस सिचुएशन में, इफ सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज टू बी अर्न इन 21-22, सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एज इन अर्न इन, जो कि 2021-22 में जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हमने अर्न किया ना, सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अगर हम लोग अर्न करना चाहें तो 22-23 में क्या सेलिंग प्राइस होगी। इफ सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स इज टू बी अर्न, मतलब सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, सॉरी ऊपर वाले में सेम अमाउंट था, नीचे वाले में सेम परसेंटेज है। क्लियर है। इफ एग्जिस्टिंग परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 25%। क्वेश्चन कहता है अगर हम लोग जो एग्जिस्टिंग परसेंटेज आया उसको 25% से इंक्रीज कर दें तब क्या होगा, और प्रॉफिट पर यूनिट अगर 10 रुपए रखना चाहें तब क्या होगा। तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे, मतलब बी वाले पॉइंट को हम बाद में देखेंगे, पहले हम ए वाले पॉइंट को कंसीडर करते हैं। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इसमें लेबर का तो की पॉइंट है ही है, आपको यहां पर कुछ एक नॉर्मल कैलकुलेशंस मैं करूंगा, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट स्ट्रक्चर में निकालूंगा आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एंड फिक्स कॉस्ट फॉर बोथ ईयर्स। मैं दोनों सालों का एक साथ निकाल देता हूं। कैसे, ध्यान से देखिएगा। एक कॉलम पर्टिकुलर्स का हो जाएगा, एक कॉलम आप लोगों के लिए यहां पर 2021-22, यहां 21-22 में पहले मैं लिखूंगा टोटल कॉस्ट, फिर आपके लिए वेरिएबल कॉस्ट और ये आपका फिक्स्ड कॉस्ट। यहां पर अगर मैं बात करूं आपके लिए
वेरिएबल कॉस्ट में मैं 2 फर्दर कॉलम बनाऊंगा। ये देखो, ये क्या है, मजे लेने पे आ गया है। ये हमारा जो सिस्टम है ना, ये वापस से मजे लेने पे आ गया है। ये कभी कभार मजे लेने पे उतारू हो जाता है कि भाई साहब नहीं साहब, आप लिख के दिखाओ कैसे लिखोगे। शिट यार, ये भाई साहब मेरे को बड़ा जबरदस्त वाला परेशान करता है। लिख लेने दे भाई यार, क्यों मजे ले रहा है यार। ये टोटल कॉस्ट हो गया। वेरिएबल कॉस्ट के अंदर मैं 2 हिस्से करूंगा, एक टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एक आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और ये आ जाएगा आपका फिक्स कॉस्ट। फिर 2021, शिट यार, 2022, 23, इसके अंदर मैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ही निकालूंगा ओनली, और एक आपका फिक्स्ड कॉस्ट निकालूंगा। बस केवल 2 ही कॉलम बनाऊंगा। ये लीजिए, डन है क्या? डन सर, आगे बढ़िएगा। हम लोग एक एक ट्रांजैक्शन को देखते हुए चलते हैं। पहले 21, 22 को पकड़ेंगे, तो आपके लिए हो गया डायरेक्ट मटेरियल। वेरिएबल कॉस्ट के अंदर एक कॉलम हो जाएगा आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एक हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। चलिए, सबसे पहला मैं लिखूंगा डायरेक्ट मटेरियल। दोस्तों, डायरेक्ट मटेरियल आपको दे रखा है 3,20,000 का, और आपको पता है मटेरियल पूरा का पूरा वेरिएबल होता है। अब ये पर यूनिट कैसे आएगा सर? इसके लिए आपको यूनिट्स निकालनी होगी। अब यूनिट्स वैसे तो मैं वर्बली तो निकाल चुका हूं कि 20,000 है। कैसे? 25 लाख डिवाइडेड बाय 125। सर ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक भी तो हो सकता है। मैंने कहा तुमको दिख रहा है क्या क्वेश्चन में? नहीं दिख रहा ना, तो फिर काहे को दिमाग लगा रहे हो? इसका मतलब जो यूनिट सोल्ड है वही आपकी प्रोड्यूस्ड है, तो आपके लिए यूनिट्स होगी 20,000। अब मैं इस 20,000 का एक सेपरेट वर्किंग नोट दे दूंगा, बट अभी के लिए मैं इसको उस हिसाब से सॉल्व कर देता हूं। तो 3,20,000 डिवाइड बाय 20 तो आ जाएगा 16 रुपीज पर यूनिट। कुछ भी नहीं है, आगे बढ़िए। डायरेक्ट वेजेस की बात कर लेते हैं। डायरेक्ट वेजेस है टोटल 8 लाख की। आपको पता है टोटली पूरा का पूरा क्या होता है? वेरिएबल। 8 लाख डिवाइड बाय 20,000 तो आ जाएगा 40 रुपीज पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट कुछ नहीं, आगे बढ़िए। प्रोडक्शन ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड की बात करूं तो टोटल है 4,80,000। क्वेश्चन का कहना है 25% वेरिएबल है, दैट मीन्स 1,20,000 इसका वेरिएबल है, तो बाकी बचा हुआ 3,60,000 फिक्स्ड है। 1,20,000 है 20,000 यूनिट पर, तो दैट मीन्स पर यूनिट 6 रुपए हो गए। आगे बढ़िए, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड पर आइए। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड की बात करता हूं तो 1,60,000 है, जिसमें क्वेश्चन कहता है कि भाई साहब 75% फिक्स्ड है, तो 75% फिक्स्ड मतलब 1,20,000 फिक्स्ड है, बाकी का 40,000 वेरिएबल है, तो इसका मतलब हर एक यूनिट पर 2 रुपए हो गए। आगे बढ़िए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की बात कर लेते हैं। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दे रखा है आपको 2,40,000 का टोटल, और यहां पर आपको क्या कह रहा है? तो सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 2,40,000 है, उसका 2/3 फिक्स्ड है, मतलब 1,60,000 तो हो गया फिक्स्ड, बाकी का 80,000 हो गया वेरिएबल। 20,000 यूनिट पर 80,000, तो इसका मतलब पर यूनिट कितना हो गया सर? 4 रुपए। डन क्या? डन सर। अब मुझे एक चीज बताओ, यहां पर सारी कैलकुलेशंस हो गई क्या? यस सर। तो भैया मेरे पास नीचे 3 लाइन बच रही है, इसी 3 लाइन को यूज करके मैं मेरी यूनिट्स निकाल लूंगा ना, क्यों दिमाग लगाऊं फालतू ज्यादा? मेरी यूनिट्स यहीं पे निकल जाएगी ना, कि यूनिट्स कैसे आई थी। लेकिन पता नहीं क्यों ये बड़ी वाली लाइन मैं जब भी यूज कर रहा हूं ये मेरे को लिखने नहीं दे रहा है।
कोई बात नहीं, दूसरी लाइन ले लेता हूं भाई, तुम नाराज मत हो। ये वाली लाइन दे दो। यूनिट्स कैसे आई सर? सेल वैल्यू आपके पास है, उसमें आपने डिवाइड लगाया सेलिंग प्राइस का, तो यूनिट्स आई। सेल्स कितनी है सर? 25 लाख। सेलिंग प्राइस कितनी है सर? 125। तो कितनी यूनिट्स हो जाएगी? 20,000 यूनिट्स। डन। और इसी यूनिट्स का डिवाइड लगा करके हमने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाला है। आई होप आप लोगों को यहां तक में कोई भी किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। क्लियर है? अब आइएगा ध्यान से, बात करेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की। तो दोस्तों मटेरियल में तो दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि मटेरियल की प्राइस 10% से बढ़ेगी, तो ये हो जाएगा आपका 17.80। जिनको चाहिए कि कैसे आया, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 110% कर दीजिएगा, आ जाएगा। डायरेक्ट वेजेस कैसे आएगा वो ध्यान से सुनना है। इसके लिए हम लोग एक सेपरेट वर्किंग नोट बनाएंगे डायरेक्ट वेजेस का। वैसे इसका आंसर हमें पता है क्या सर? 40 रुपीज पर यूनिट आया है। आपको क्वेश्चन ने कहा वेज रेट 5% से बढ़ेगी, तो 40 प्लस 5% तो 42 हो जाएगी, लेकिन एफिशिएंसी भी 12% से बढ़ रही है, तो डिवाइड बाय 112% तो आएगा 37.5। क्लियर है? प्रोडक्शन ओवरहेड की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों आप लोगों को वेरिएबल ओवरहेड जितने भी हैं उन सब के लिए कहा है कि 5% की रेट बढ़ेगी, तो 6 पर 5% रेट बढ़ेगी तो 6.3। 2 में 5% बढ़ेगा तो आ जाएगा 2.10। 4 में 5% रेट बढ़ेगी, तो 4 में 5% रेट बढ़ा आपका, तो 4 आपके लिए कोई भी किसी भी तरह का 4 आपका है, 4 प्लस 5% तो आ जाएगा 4.20। वेरिएबल ओवरहेड हो गई। ध्यान से सुनिएगा, आपको जो प्रोडक्शन ओवरहेड के अंदर जो ओवरहेड्स है 3,60,000, क्वेश्चन ने कहा 33% से बढ़ा दो, 3,60,000 प्लस 33.3333% बढ़ा दो, तो आ जाएगा 4,80,000। ये 4,80,000 कैसे आया? ब्रैकेट में लिख लेना भैया, 3,60,000 प्लस 33.33% ऐसे आया है। क्लियर है ना? तो अकॉर्डिंगली आप ब्रैकेट्स में लिखते चलना, नहीं तो बाद में मेरे से पूछोगे कि सर ये कैसे आया, कैसे नहीं आया। आप मेरे से पूछोगे और मैं आपको बोलूंगा कि भाई साहब मेरे को नहीं पता कैसे आया, आपने नहीं लिखा, आपकी मिस्टेक है। इसके अलावा आपको फिक्स्ड और कोई खर्चे पर कुछ बोला नहीं है, तो वो एज इट इज ले लेंगे। दैट मीन्स उनमें कोई भी चेंज नहीं है, 1,20,000। लेकिन दोस्तों आप लोगों को पता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में कुछ एक प्रेजेंट लेकिन फ्यूचर में एक एडवर्टीजमेंट का खर्चा आएगा कि भैया जो वो आएगा आपका 45,200। क्वेश्चन ने कहा था कि ये जो यूनिट्स बढ़ रही है ना 20% से, ये आपके इसी में आएगा, तो ये 1,60,000 एज इट इज, और इसमें एडवर्टीजमेंट और एडिशनल ऐड कर देंगे, तो आपके पास रिवाइज्ड फिक्स्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आ जाएगा। क्लियर है? डन क्या? तो भैया सारी कैलकुलेशंस आपके पास हैं, अब तो फटाफट से आपका काम हो जाएगा। अब क्वेश्चन ने कहा था कि कॉस्ट ऑफ सेल निकाल के बताओ 2021-22 की और 22-23 की, तो लो भैया यूनिट्स। ये कब की यूनिट्स निकाली हमने? 2021-22 की यूनिट्स इन 2022-23। तो आपके पास यूनिट्स कितनी थी सर? 20,000। अब ये भी आपने कैलकुलेट किया है ऊपर। क्वेश्चन ने कहा था कि 20% से इंक्रीज हो जाएगी, तो 20% इंक्रीज बोलूं या सीधा 120% से मल्टीप्लाई बोलूं, एक ही बात है, तो आ जाएगा 24,000 यूनिट्स। डन क्या? डन सर। आगे बढ़िए, अब आपको बनानी है कॉस्ट शीट। सॉरी, अब भाई साहब सर वर्किंग नोट लेबर का तो बनाओ। वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ
रिवाइज्ड लेबर कॉस्ट पर यूनिट। तो 40 में 5% की ग्रोथ आई है तो 105% हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी 12% से बड़ी है तो 112% का डिवाइड लगा देंगे तो आ जाएगा आपकी रिवाइज्ड लेबर कॉस्ट पर यूनिट और वो हो जाएगी ₹37.50। इसको मैंने इतना जल्दी जल्दी इसलिए कर दिया दोस्तों क्योंकि इसके ऊपर मैं ऑलरेडी डिटेल में डिस्कशन नोट्स को डिस्कस करते समय ऑलरेडी कर चुका हूं। क्लियर है? चलिए अब हम बनाते हैं इसकी कॉस्ट शीट। दो 2021-22 और 2022-23 मैंने दोनों की यूनिट्स ऑलरेडी ऊपर कैलकुलेट की हुई हैं। इसकी यूनिट है 20,000, इसकी यूनिट्स है 24,000। चाहो तो आप यहां पर लिख भी सकते हैं। वैसे कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं है बट आप चाहो तो यहां पर ब्रैकेट में लिख लेना 20,000 यूनिट्स और ये हो जाएगा 24,000 यूनिट्स। लीजिए, आइएगा सबसे पहला काम हम लोग लिखेंगे हमारी डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल एट द रेट कितना होगा सर? 16 और 17.80। तो 16 एंड 17.80 समझ जाइएगा। 16 2021-22 की और 17.8 2022-23 की। 16 मल्टीप्लाई करेंगे 20,000 यूनिट से तो आ जाएगा 3,20,000 और 24,000 मल्टीप्लाई करेंगे 17.8 से तो आ जाएगा 4,27,200। इसमें आप ऐड करेंगे अपना डायरेक्ट वेजेस एट द रेट 40 और एट द रेट 37.50। तो 40 मल्टीप्लाई बाय ये तो ये हो जाएगा 8 लाख और 37.5 मल्टीप्लाई बाय 24,000 तो ये हो जाएगा 9 लाख। किसी भी तरह का डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमको नहीं दिए रखा था तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपके पास प्राइम कॉस्ट, ये आ जाएगा 11,20,000 और ये आ जाएगा आपके पास 13,27,200। दोस्तों आपको फिक्स्ड ओवरहेड के अंदर प्रोडक्शन ओवरहेड दिया रखा है ना, आपको किसी भी तरह का ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की ट्रीटमेंट है ही नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि भैया आप कल को यहां पर अगर प्रोडक्शन ओवरहेड ऐड करोगे तो आपके पास सीधा सिंपली प्रोडक्शन ओवरहेड को ऐड करते डायरेक्टली फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा, ग्रॉस फैक्ट्री नहीं आएगा। ऐड करेंगे प्रोडक्शन ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड में वेरिएबल पोर्शन है, वेरिएबल एट द रेट कितना है सर? वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड 6 रुपीज है जो कि बढ़कर के 6.30 हो गया। तो 6 और 6.30 तो 6 रुपीज के हिसाब से 1,20,000 हो जाएगा यहां पर और यहां पर हो जाएगा आपका 151,200। और आपको पता है अगर मैं प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर देता हूं तो मेरे पास वैसे तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आता है बट क्योंकि यहां पर WIP का कोई भी एडजस्टमेंट है ही नहीं तो हमारे पास सीधा आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। तो ये हो जाएगा 12,40,000 और यहां आ जाएगा 13,27,200 तो आ जाएगा 14,78,400। फैक्ट्री कॉस्ट में आपको पता है अगर मैं ऐड कर दूंगा मेरा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, आपको पता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ही लेकर के चलता है CMA इंस्टीट्यूट अपना। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड की बात करूं तो ओ भाई साहब
क्या जल्दबाजी मचा रहे हो सर? वेरिएबल कॉस्ट आपने अलग से लिख दिया, ये फैक्ट। प्रोडक्शन का फिक्स्ड कॉस्ट कौन लिखेगा? अब हमेशा हमारी आदत पड़ी हुई है ना कि भैया एक ही तरह का खर्चा होता है, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड सीधा लमसम में दिया होता है। यहां पर तो दो दो एलिमेंट है, तो भैया फिक्स्ड कितना था सर? 360 और 480। अब ऐड करो, अब ऐड करने से आपके पास आएगा फैक्ट्री कॉस्ट 11,20,000 प्लस 1,20,000 प्लस 3,60,000, तो आएगा 16 लाख। यह आएगा 13,27,200 प्लस 151,200 प्लस 4,80,000, तो आएगा 19,58,400। डन। फैक्ट्री कॉस्ट में अगर आप ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन में भी हमारा वेरिएबल एंड फिक्स्ड। वेरिएबल जो है उसकी कैलकुलेशन हमने ऑलरेडी की हुई है, 2 and 2.1, 2 and 2.1, तो 2 के हिसाब से तो ये हो गया 40,000 रुपए, और 2.1 मल्टीप्लाई बाय 24,000 तो आ जाएगा 50,400। मैं सिंपली यूनिट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट को। और फिक्स्ड कॉस्ट की बात करें तो फिक्स्ड कॉस्ट है जी आपकी 120 की 120 ही रहेगी, क्योंकि इसमें कोई भी चेंज नहीं है। और आपको पता है अगर आपने एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड कर दिया तो आपके पास एक अमाउंट आएगा, और वो अमाउंट क्या कहलाएगा सर? वो अमाउंट कहलाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन यहां पर आप लोगों के लिए किसी भी तरह का कोई भी फिनिश्ड गुड्स नहीं है, तो दोस्तों इसको हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कह सकते हैं एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कह सकते हैं। क्लियर है? चलो जी, कितना आ जाएगा सर? 16 लाख प्लस 40,000 प्लस 1,20,000, तो आ जाएगा 17,60,000। यहां आ जाएगा 19,58,400 प्लस 50,400 प्लस 1,20,000, तो आएगा 21,28,800। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। इसमें अगर मैं ऐड कर दूंगा मेरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएबल पोर्शन अलग, फिक्स्ड पोर्शन अलग। वेरिएबल पोर्शन की मैं बात करूं तो वेरिएबल पोर्शन आपको दिया हुआ है 4 and 4.20 @4 and 4.20। ये स्लैश का मतलब है कि 4 तो है पहले वाले कॉलम के लिए, 4.20 है अगले कॉलम के लिए। तो 20,000 यूनिट्स के ऊपर तो हो जाएगा ये आपका 80,000, और ये 4.20 मल्टीप्लाई बाय 24,000 तो आ जाएगा 1,08,000। अब बात करें फिक्स्ड खर्चे की, तो दोस्तों सेलिंग के अंदर अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपका खर्चा कितना दे रखा है सर? 1,60,000, तो यहां तो 1,60,000 ही आएगा। यहां पर भी ये 160 का 160 तो आएगा। इसके अलावा एक एडवर्टीजमेंट का खर्चा और अलग से है, और ये एडवर्टीजमेंट का जो खर्चा है ये करंट ईयर में नहीं है, नेक्स्ट ईयर में है। दैट मीन्स कितना है? 45,200। और दोस्तों क्वेश्चन ने आपसे क्या बोला कि साहब आप हमें यहां पर इस सॉफ्टवेयर तो ऐसा दुखी कर देता है ना कई बार। तो अब अगर आप इसको ऐड कर देंगे
अरे ऐड तो तब करोगे ना सर जब ये लाइन खींचने देगा। देखो लाइन आप कैसे ड्रॉ कर रहे हो, ये कैसी ड्रॉ करके दे रहा है, क्या परेशान कर देता भाई साहब। हैप्पी जी कूल 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 रहने का, ज्यादा लोड नहीं देने का इस माथे पर। बहुत बहुत काम करने हैं जीवन में ना, छोटी छोटी बातों के ऊपर अपने आप को लोड नहीं देते। और देखो जब आप कहते हो ना कि लोड नहीं देते हैं तो भगवान साथ देता है। अब आप इनको ऐड कर देंगे तो आपके पास जो फिगर आएगा दोस्तों उसी को हम क्या कहेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल। ऑल्दो क्वेश्चन ने हमसे मांगा कॉस्ट ऑफ सेल ही है, मांगा हमसे कॉस्ट ऑफ सेल ही है। ठीक है साहब, तो कॉस्ट ऑफ सेल निकाल देते हैं हम लोग। कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा 17,60,000 प्लस 80,000 प्लस 1,60,000, तो आएगा 20 लाख। बिल्कुल सर आंसर मैच है। यहां की बात करें तो 21,28,800 प्लस 1,08,000 प्लस 1,60,000 प्लस 45,200, 24,34,800। नो सर 24,30,000 आ रहा है। आपने कहां मिस्टेक किया है सर? हाँ, मैंने कहा कैलकुलेशन में एरर कहां हुआ भाई? देखो जी 16 प्लस कितना परसेंट इंक्रीज था, मटेरियल में 10% इंक्रीज था, 17.6। भाई साहब मिस्टेक यहां हुआ है, यहां 17.8 लिख दिया मैंने, ये 17.8 नहीं 17.6 आएगा। 10% इंक्रीज करेंगे तो 17.6 आएगा। ओ भाई साहब ये तो सारी चेंज हो जाएगा। 17.6 मल्टीप्लाई बाय 24,000 तो ये आएगा 4,22,400, 4,22,400। सॉरी गाइज, आप लोगों को बहुत सारी काटापीटी करनी पड़ेगी, मैं तो फिर भी रब करके कर दूंगा, लेकिन आप लोगों को तो बहुत सारी काटापीटी करनी पड़ेगी। 4,22,400, इसमें आप ऐड करेंगे 9 लाख तो आएगा आपका 13,22,400। इसमें आप ऐड करेंगे 151,200 प्लस 4,80,000 तो आएगा ये 19,53,600, 19,53,600। फिर इसमें आप ऐड करोगे 50,400 प्लस 1,20,000 तो आएगा 21,24,000। 21,24,000 प्लस 100,800 प्लस 1,60,000 प्लस 45,200 तो आएगा 24,30,000। यस सर आंसर मैच है। सॉरी गाइज, छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक, 24,30,000। आपसे क्वेश्चन ने क्या पूछा था, कॉस्ट ऑफ सेल ही पूछा था, कॉस्ट ऑफ सेल ही निकाल दिया। क्लियर है? तो दोस्तों कॉस्ट ऑफ सेल पूछा, कॉस्ट ऑफ सेल निकाल दिया। अब यहां पर कुछ जगह हमारे पास शेष है, तो मैं यहां पर प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर देता हूं, क्योंकि हमारे को सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट चाहिएगा अभी बी के फर्स्ट में, फिर बी के सेकंड में सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट चाहिएगा, तो सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट भी निकाल लेंगे। तो लो जी, हम बी का फर्स्ट पॉइंट चालू कर देते हैं यहीं से। सबसे पहला तो मैं निकालूंगा प्रॉफिट ऑफ 2021-22। दो 2021-22 का प्रॉफिट कितना होगा सर? सर सेल दे रखी है 25 लाख की, कॉस्ट अभी अभी आपने निकाली है 20 लाख की, तो प्रॉफिट आ जाएगा सर ₹5 लाख का। डन क्या सर? डन। लेकिन क्वेश्चन ने केवल आपसे सेम परसेंटेज में आपको केवल प्रॉफिट थोड़ी पूछा है, आपको कहता है कि भैया सेलिंग प्राइस बताओ अगर सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट चाहिए तो सेलिंग प्राइस टू अर्न ₹5 लाख प्रॉफिट इन 2022-23। तो 22-23 में अगर आपको ये प्रॉफिट चाहिए तो कैसे होगा सर? आपने अपनी कॉस्ट निकाल रखी है 24,30,000। अगर आप इसमें रिक्वायर्ड प्रॉफिट दैट मीन्स 5 लाख का प्रॉफिट ऐड कर दोगे तो आपके पास सेल क्वांटिटी आ जाएगी, सॉरी सेल वैल्यू आ जाएगी।
और इसमें आप अपनी यूनिट्स का डिवाइड लगा दोगे, दैट मीन्स 24,000 यूनिट्स, तो आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी? रुपीज 122.08। चेक कर लीजिएगा, आंसर मैच है। तो क्वेश्चन ने कहा था कि सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आपको चाहिए, तो पहले तो हमने प्रॉफिट निकाला कि 2021-22 में कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया, बताओ तो सही। तो 25 लाख की सेल थी, कॉस्ट ऑफ सेल निकाल दी, उसमें से लेस किया तो प्रॉफिट आ गया। सेम प्रॉफिट चाहिए, तो कॉस्ट ऑफ सेल 24,30,000, कॉस्ट किसकी लोगे? जिस साल की सेलिंग प्राइस निकाल रहे हो, उसमें आपको क्या करना है सर? ऐड करोगे आपका प्रॉफिट, और प्रॉफिट में ऐड करने से आपके पास टोटल सेल आ जाएगी, और उसमें 24,000 यूनिट्स का डिवाइड लगाओगे तो आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी। क्लियर है? आगे बढ़िए। पॉइंट नंबर 2, सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट चाहिए ऑन सेल। तो भैया हम यहां पर क्या निकालेंगे? परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल इन 2021-22, तो कितना होगा सर? 5 लाख का प्रॉफिट है जब सेल करी है 25 लाख। परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज आ जाएगा 20%। अब सेम परसेंटेज चाहिए, तो इसका मतलब क्या हो गया सर? अगर 100 रुपए की सेलिंग प्राइस है तो प्रॉफिट है 20, तो कॉस्ट कितनी होगी? 80। तो अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे। इफ डिजायर्ड प्रॉफिट, डिजायर्ड मतलब कि जो रिक्वायर्ड प्रॉफिट है, इफ डिजायर्ड प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल्स, देन वी कैन से कॉस्ट विल बी 80% ऑफ सेल्स। तो अगर आपका रिक्वायर्ड प्रॉफिट 20% ऑफ सेल है, तो भैया आपके लिए कॉस्ट क्या हो जाएगी सर? सेल का 80%। तो आपके पास सेल क्या है? तो सेल टू अर्न 20% प्रॉफिट क्या होगा सर? आपके कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ सेल लोगे, वो आपकी 80 के बराबर है, तो सेल हो जाएगी 100 के बराबर। तो सेल कितनी आ जाएगी? ₹24,30,000 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा आपके पास ₹24,30,000 डिवाइडेड बाय 0.80, तो आ जाएगा 30,37,500 की सेल चाहिएगी। लेकिन क्वेश्चन ने सेल नहीं पूछा, सेलिंग प्राइस पूछी है। तो 30,37,500 की सेल में अगर आप क्वांटिटी 24,000 यूनिट का डिवाइड लगा दोगे तो आपके पास आ जाएगी सेलिंग प्राइस, और वो आ जाएगी 126.5625। चेक कर लेना, आंसर मैच होना चाहिए। ₹126.5625। आई होप ये क्वेश्चंस में आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी, फिर भी मैं एक बार दिक्कत भी आएगी तो भी मैं समझाऊंगा। दोस्तों आपको क्वेश्चन ने कहा सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट चाहिए, तो भैया पहले तो आप उस साल का प्रॉफिट तो निकालो। 25 लाख की सेल करी है, 20 लाख की कॉस्ट है, तो 5 लाख का प्रॉफिट हो गया। अब यही प्रॉफिट आपको चाहिए, तो इसका मतलब सेल कितनी करोगे सर? 24,30,000 प्लस आप करोगे आपकी प्रॉफिट, दैट मींस 5 लाख, तो आ जाएगी आपके पास सेल्स, और सेल्स में आप 24,000 यूनिट्स का डिवाइड लगा दोगे तो आ जाएगी सेलिंग प्राइस। अगले क्वेश्चन में बोलता है सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट चाहिए, सॉरी सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट चाहिए, तो पहले परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालो सेल पर। 5 लाख का प्रॉफिट कमाया 25 लाख की सेल पर, इसका मतलब 20% है। मैं यूं कहूं 20% ऑफ सेल। तो अगर सेल का 20% प्रॉफिट चाहिए तो कॉस्ट कितने के बराबर होगी? 80 के बराबर। तो सेल कैसे आएगी सर? कॉस्ट है 80 के बराबर, तो सेल है 100,
तो अकॉर्डिंगली सेल वैल्यू आ गई और सेल वैल्यू के अंदर यूनिट्स का डिवाइड लगा दिया तो आपका ये काम आ गया। क्लियर है? पॉइंट नंबर 3। थर्ड पॉइंट में वो बोलता है इफ एग्जिस्टिंग परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 25%, तो भैया रिक्वायर्ड परसेंटेज कितना आ जाएगा? रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट सॉरी 20% आप कमा रहे हो, उसमें इंक्रीज चाहिए 25%, तो 20 का 25% इंक्रीज चाहिए, तो आप कह सकते हो 25% का प्रॉफिट चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया? रिक्वायर्ड सेल्स कैसे आ जाएगी? अब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, सीधा कर रहा हूं। कॉस्ट है आपका 24,30,000। अब अगर आपको 25% प्रॉफिट चाहिए तो ये 75 के बराबर होगा, तो सेल हो जाएगी 100 के बराबर। तो सेल वैल्यू आ जाएगी आपके पास 24,30,000 डिवाइडेड बाय 75%, तो आ जाएगा 32,40,000। आज क्या ही बोल रहा हूं भाई साहब। यू नो व्हाट, मैं क्यों बोल पा रहा हूं इतना, या मैं यूं ऐसे बार बार क्यों हो रहा हूं? क्योंकि मैं आज एक ही दिन में ये तीसरा लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं कॉस्टिंग का। कंटिन्यूअसली लेक्चर चल रहा है ये, तो ये वाला तीसरा लेक्चर है आज ही के दिन का। तो रिक्वायर्ड सेल हो गई आपका। अब आपको सेलिंग प्राइस चाहिए, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालने के लिए ₹32,40,000 डिवाइडेड बाय 24,000 यूनिट्स, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी 135। चेक करना आंसर मैच है, तो ₹135। डन। लास्ट पॉइंट में ये बोलता है अगर रिक्वायर्ड प्रॉफिट पर यूनिट चाहिए भाई साहब हमको ₹10। आपको पता है अगर प्रॉफिट में कॉस्ट ऐड कर दोगे, कॉस्ट पर यूनिट ऐड कर दोगे, कॉस्ट पर यूनिट कैसे आएगा? ₹24,30,000 की टोटल कॉस्ट ऑफ सेल है, जब आपकी यूनिट्स है 24,000, तो आपके पास आ जाएगा कॉस्ट पर यूनिट 24,30,000 डिवाइड बाय 24,000, तो आ जाएगी कॉस्ट ₹101.25। इसको आप ऐड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा सेलिंग प्राइस पर यूनिट, और वो आ जाएगा ₹111.25। दैट्स इट, खत्म। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 होता है खत्म। इस क्वेश्चन के अंदर बात करूं तो क्वेश्चन लेंदी जरूर है, मतलब कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से 40 मिनट्स का समय हमको इस क्वेश्चन को करने में लगा है। लेंदी जरूर रहा ये क्वेश्चन, बट मेरे हिसाब से आप लोगों को आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। आप लोगों को एक बार फिर से रिकैप कराऊंगा ये पूरा का पूरा सम। दोस्तों आप लोगों को यहां पर मिलेगा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। ओ भाई साहब ये लाइन कहां से आ गई? अब ये देख रहे हो, ये मेरा सॉफ्टवेयर कौन से जमाने की लाइन कौन से जमाने में खींच के देता है। यहां से आपको मैंने कुछ वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट की कैलकुलेशंस करी ताकि आपको ज्यादा कैलकुलेशंस में दिक्कत ना आए। मैंने सिंपली क्या किया, सबसे पहले मेरे 2021-22 में मैंने 3 कॉलम बनाए, टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का। वेरिएबल कॉस्ट में मैंने 2 कॉलम बनाए, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का। तो हमने क्या किया, सिंपली टोटल कॉस्ट में लिया, उसका बाइफिकेशन किया, जो वेरिएबल में है वो वेरिएबल में डाला, जो फिक्स में है वो फिक्स में डाला। जो वेरिएबल का है उसकी पर यूनिट निकालने के लिए 20,000 यूनिट से डिवाइड लगा दिया। चाहो तो यहां पर लिख लेना कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 2021-22 की कैसे आई है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय 20,000 यूनिट्स, तो उससे आया है। चाहो तो ये स्टार मार्क करके लिख लेना और इस स्टार को यहां पे लिखा लेना कि ये लो, ये स्टार लगा दिया, ये स्टार को डिफाइन कर दिया। नीचे चेक कर लेना कि भैया स्टार का मतलब है कि वेरिएबल कॉस्ट जो निकाली है वो कैसे निकाली है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट में 20,000 यूनिट्स का डिवाइड लगा के। आ गया। क्वेश्चन ने जैसे जैसे बोला मटेरियल प्राइस को 10% बढ़ाने के लिए 10% बढ़ा दी, ऑल्दो उसमें हमारे साथ ब्लंडर हो गया कि 10% बढ़ाने में मैंने बिना कैलकुलेटर के बढ़ा दी, तो 16 में 1.8 ऐड कर दिया, जबकि 1.6 ही ऐड होगा, तो 17.60।
डायरेक्ट वेजेस की केस में ऑल्दो वैसे तो बड़ा ट्रिकी पॉइंट है, बट मैं ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत अच्छे से स्ट्रेस देते हुए मैंने आपको लास्ट टू लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया था इसको। आई गेस लास्ट टू लास्ट लेक्चर में समझाया था, हाँ बिल्कुल लास्ट टू लास्ट लेक्चर में, मतलब अभी जो लेक्चर चल रहा है लेक्चर 9 चल रहा है, तो लेक्चर 7 में मैंने आपको समझाया था। ठीक है जी, तो अकॉर्डिंगली आपका यहां पर हमने सिंपली उसका 37.5 पर यूनिट निकाल दिया, प्रोडक्शन ओवरहेड को भी बाइफरकेट किया, पर यूनिट निकाल दिया, सेम इसी तरीके से सारी चीजें कर दी। क्लियर है, आगे बढ़िए। यूनिट्स हमको निकालनी थी, जो प्रेजेंट यूनिट थी उसमें 20% का इंक्रीज करना था, कर दिया। बाकी कॉस्ट शीट बनाई, सिंपली हमने यूनिट से मल्टीप्लाई किया, वेरिएबल कॉस्ट को यूनिट से मल्टीप्लाई किया, फिक्स कॉस्ट जो हमारी अमाउंट थी वही एज इट इज अमाउंट हमने पिक कर लिया और कॉस्ट ऑफ सेल निकाल दिया, कॉस्ट ऑफ सेल आ गया। क्वेश्चन कहता है पहले पॉइंट में तो कि सेलिंग प्राइस निकालनी है आपको 4 अलग अलग पॉइंटों में, अगर आपका सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मेंटेन करना है तो कॉस्ट ऑफ सेल लो 2022-23 की, प्रॉफिट लो 2021-22 का, ऐड करो, डिवाइड लगाओ, यूनिट्स का पर यूनिट आ जाएगा। दूसरा पॉइंट में कहता है सेम हम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट चाहिए तो पहले परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालो 2021-22 का, अब 20% का प्रॉफिट चाहिए तो इसका मतलब कॉस्ट है 80 के बराबर, तो 2022-23 की कॉस्ट डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 100 से आपकी सेल्स आ जाएगी, सेल्स में आपने 24,000 यूनिट्स का डिवाइड लगाया, सेलिंग प्राइस आ जाएगी। क्लियर, देन बढ़िए आगे। क्वेश्चन कहता है जो रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है उसको 25% से बढ़ा दो, तो भैया परसेंटेज प्रॉफिट कितना है, एग्जिस्टिंग 20% है, उसको 25% से इंक्रीज करोगे तो 25% ही आएगा। आप चाहो तो चेक कर लो, 20 + 25% करोगे तो 25 आएगा, तो 25% का प्रॉफिट चाहिए, तो इसका मतलब रिक्वायर्ड सेल्स कैसे आएगी, कॉस्ट डिवाइड बाय 75, क्योंकि सेल्स अगर 100 है तो प्रॉफिट है 25, तो कॉस्ट हो जाएगी 75, तो अकॉर्डिंगली आपने सेल्स निकाला, सेल्स में पर यूनिट का डिवाइड लगाया, काम खत्म। देन लास्ट पॉइंट में बोलता है कि 10 रुपए का प्रॉफिट चाहिए, तो भैया कॉस्ट ऑफ सेल निकाल दी हमने पर यूनिट में और उसमें 10 रुपए का प्रॉफिट ऐड कर दिया, सेलिंग प्राइस आ गई, दैट्स इट, काम खत्म। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए। चलिए जी, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर रहेगा आप लोगों का 13। समय बच रहा है 50 मिनट, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि 13 क्वेश्चन के अंदर ही हमारे को 50 मिनट लग जाएगी। अगला लेक्चर पूरा लगेगा भैया, अगला लेक्चर पूरा लगेगा। 13 क्वेश्चन है आपका 10 मार्क्स का, जून 2016 में पूछा गया समय। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, जून 2016 मतलब आज से 9-10 साल पहले की बात है भाई साहब। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू जेड लिमिटेड फॉर फाइनेंशियल ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2016 का आपको डेटा दे रखा है। क्या डेटा है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, प्रोडक्शन ओवरहेड 75%, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 75% फिक्स्ड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 50% फिक्स, सेल्स आपको दे रखी है 10,000 यूनिट्स, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है आपको नील, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड दे रखा है 5,000 यूनिट। भाई साहब इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा लेंदी जाएगा लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, और मैं बता दूं आपको यही क्वेश्चन होगा आज का। आप आज इसके अलावा बाकी बचे हुए 50 मिनट 45 मिनट जो बच रही है ना, उसमें दूसरा क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि यहां पर आपसे 2 अलग अलग कॉस्ट शीट पूछेगा। 10,000 यूनिट है आपकी सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक है आपका 5,000 और ओपनिंग कुछ है नहीं। अब मुझे एक चीज बताओ, लेकर कुछ आए नहीं थे, 10,000 बेच गए, फिर भी 5,000 का क्लोजिंग स्टॉक बच गया, तो आप खुद सोच के देखो, आपके पास जेब में 1 भी रुपया नहीं था, आप खर्च करके आ गए 10,000 रुपए, उसके बावजूद भी 5,000 रुपए आपके पास आ गए। इसका मतलब आपके पास टोटल 15,000 रुपए कहीं से आए हैं, और ये कहीं से आने को हम प्रोडक्शन कहते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो मेरा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स नील था। अब ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स मेरा नील है, और मैंने 15,000 यूनिट मैंने 10,000 यूनिट मैंने सेल कर दी, 10,000 यूनिट मैं सेल कर रहा हूं और 5,000 यूनिट फिर भी मेरे पास क्लोजिंग बच रही है। इसका मतलब मेरा प्रोडक्शन क्या हुआ होगा सर, 15,000 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ होगा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक तो कुछ था ही नहीं, जो भी है सारा इसी साल का है। क्लियर है, कोई WIP नहीं है, नो WIP। इसका मतलब आपको WIP का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना। फॉर द ईयर 2016 एंड 17, मतलब कि नेक्स्ट ईयर की बात है, क्योंकि पिछला डेटा जो दिया हुआ था वो दिया हुआ था आपको 31 मार्च 2016 का, इसका मतलब वो डेटा था 2015-16 का। अब जो डेटा पे डिस्कशन हो रहा है वो है 16-17 का। क्लियर है, आउटपुट विल इंक्रीज बाय 1/3, आउटपुट जो रहेगा वो 1/3 से इंक्रीज होगा। सेल्स क्वांटिटी इंक्रीज होगी 50% से, बाय इनकरिंग एडिशनल एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। अब भाई साहब मुझे एक चीज बताओ, आउटपुट इंक्रीज करना है 1/3, आउटपुट 1/3 का पहले तो आउटपुट तो पता चले, आउटपुट कितना आया सर 15,000, 15,000 का 1/3 इंक्रीज करो, दैट मीन्स 20,000। नेक्स्ट ईयर आपको क्या करना है, नेक्स्ट ईयर का प्रोडक्शन 20,000 होगा। आपको सेल्स 50% इंक्रीज होगी, 10,000 का 50% इंक्रीज करोगे तो नेक्स्ट ईयर की सेल हो जाएगी 15,000। क्लियर है क्या, ये इस जगह से इस क्वेश्चन से आपके लिए जो की पॉइंट रहेगा वो यूनिट्स की कैलकुलेशन है, स्टॉक की यूनिट्स निकालना इज ए की पॉइंट।
क्यों? क्योंकि यहां पर आपके पास ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, लेकिन नेक्स्ट ईयर का आपके पास ओपनिंग नहीं है। सर कैसी बातें कर रहे हो सर, हमको अनपढ़ समझे हो का? सर यहां ध्यान से देखो सर, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 5000। सर ये जो इस साल का क्लोजिंग है वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बन जाएगा ना सर? मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, आपको नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग मिल गया, लेकिन नेक्स्ट ईयर का क्लोजिंग सर वो तो नहीं है। तो नेक्स्ट ईयर का क्लोजिंग नहीं है ना, तो वही तो निकालना पड़ेगा। तो नेक्स्ट ईयर का क्लोजिंग निकलेगा और इस साल का और अगले साल के प्रोडक्शन सेल्स यूनिट्स ये निकालनी है, ये यूनिट्स की कैलकुलेशन आपको करनी है। मेटेरियल प्राइस आपके 5% से बढ़ रहा है, वेजेस के ऊपर वही सारी कैलकुलेशन वापस से, मेटेरियल प्राइस 5% से बढ़ेगा, वेज रेट 5% से बढ़ेगा, ओवरऑल एफिशिएंसी डिक्रीज हो रही है। ओ भाई साहब मैंने तो कहा था कि डिक्रीज वाला केस तो आएगा ही नहीं, लो जी डिक्रीज वाला केस भी है, तो डिवाइड बाय 96% होगा। ध्यान रखना, याद है ना 1 माइनस डिक्रीज मैंने बताया था। वेरिएबल ओवरहेड विल बी एट सेम यूनिट एज लास्ट ईयर, मतलब कि जो सेम पर यूनिट पिछले साल था वही का वही रहेगा, लेकिन फिक्स्ड में कौन सा? प्रोडक्शन ओवरहेड इंक्रीज होगा 25% से। क्लियर है? अज्यूम दैट प्रोडक्शन एंड सेल्स यूनिट वर अचीव्ड एज पर बजट लास्ट ईयर, आप अज्यूम करो कि जो बजट आपका लास्ट ईयर था वो आपने अचीव कर लिया, एंड विल बी अचीव्ड एज पर एस्टिमेट दिस ईयर ऑल्सो, और इस साल भी हम उसको एस्टिमेट को अचीव कर लेंगे। कंपनी विल रिवाइज इट्स सेलिंग प्राइस इन 2016-17 टू 125, दिस सेम सेलिंग प्राइस विल होल्ड फॉर यूनिट्स फ्रॉम दी ओपनिंग स्टॉक ऑल्सो। और क्वेश्चन कहता है कि आपको ओपनिंग स्टॉक से आएगी, उसके ऊपर भी हम लोग इसी सेलिंग प्राइस को मानते हुए चलेंगे। इसका मतलब कुल मिला के सारी की सारी जो सेल है वो 125 पे होनी है। क्वेश्चन कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ सेल एंड प्रॉफिट गिविंग इफेक्ट टू अबव फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2016 एंड 17। मतलब 2016-17 का ही पूछा है। ओ भाई साहब मैं तो फालतू सोच रहा था कि 2 साल का पूछा है, 1 साल का पूछा है, लेकिन दोनों साल का निकालना पड़ेगा। कैसे? अभी देखिएगा, पूरी वर्किंग होगी, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट को डिफरेंट शो करना पड़ेगा, तभी जाकर के तो आपके पास आएगी कैलकुलेशन सारी कि भैया क्या बना क्या नहीं बना। तो वही जो अभी भी वर्किंग नोट हमने पिछले क्वेश्चन में बनाया था ना, सेम वो का वो वर्किंग नोट यहां पर भी बनेगा। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में जो वर्किंग नोट बनेगा वो बनेगा कैलकुलेशन ऑफ यूनिट्स का। सबसे पहले प्रोडक्शन यूनिट्स इन 2015-16। पहले तो हमारे को 2015-16 में सर ये क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि भैया ये जब यूनिट आएगी तभी तो आप पर यूनिट निकाल पाओगे 2015-16 का। तो 2015-16 का पर यूनिट निकालना है तो कैसे आएगा? प्रोडक्शन कैसे आएगा सर? सेल्स में क्लोजिंग स्टॉक ऐड करो और ओपनिंग स्टॉक लेस कर दो। सर ये वाला फॉर्मूला तो आपने बताया नहीं था, ये तो हमने याद ही नहीं किया। मैंने कहा याद तो मैंने भी नहीं किया और ना आपको करने दूंगा। आप ध्यान से सुनो, मेरे को क्या चाहिए? प्रोडक्शन। ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, बाय सेल्स बाय क्लोजिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक, तो यहां पर आता है प्रोडक्शन। तो सेल्स प्लस क्लोजिंग ऐड करो और ओपनिंग को लेस कर दो, प्रोडक्शन आ जाएगा। तो सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। सेम इसी ट्रेडिंग अकाउंट को याद रखते हुए आप बाकी के यूनिट्स भी निकाल पाओगे। ध्यान रखना, ट्रेडिंग अकाउंट को आपको जैसे अगले क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग स्टॉक चाहिएगा तो ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस सेल कर देना, आपके पास आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो कितना आएगा? सेल आप कर रहे हो 10,000 यूनिट्स, क्लोजिंग स्टॉक है आपका 5,000 यूनिट्स और ओपनिंग स्टॉक है आपका नील। तो प्रोडक्शन आ जाएगा क्या? प्रोडक्शन आ जाएगा आपके पास 15,000 यूनिट। 15,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन आ जाएगा 2015-16 का। अब आपको पता है, एज वी नो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स
ऑफ 2015-16 will be opening stock for 16-17। ये लाइन वैसे मेरे को लिखनी नहीं चाहिए, बट फिर भी मैंने लिखवा दिया। अब ध्यान से सुनना है, मैंने क्यों कहा था कि मैं दोनों साल की वर्किंग होगी, क्योंकि ये जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है ना, ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको यहां पर केवल यूनिट्स दे रखी है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू नहीं दे रखी। तो आपको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कब आएगी? जब आप 2015-16 का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालोगे, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालोगे उसके बाद जाकर के ही ये वैल्यू आ पाएगी। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम यहां पर निकालेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ finished goods for 2016-17। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स फॉर 2016-17 की बात करूं तो ट्रेडिंग अकाउंट याद करो। ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक टू साइड में लिया है, प्रोडक्शन को टू साइड में लिया है, बाई साइड में सेल्स और बाई साइड में क्लोजिंग स्टॉक। तो इसका मतलब टू साइड में ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन ले लो। ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस सेल्स। लेकिन सर हमारे साथ थोड़ा सा समस्या है। क्या समस्या है दोस्तों? हमारे को ना सर माइनस सेल्स, हमारे को नेक्स्ट ईयर का प्रोडक्शन भी नहीं दिया, हमारे को नेक्स्ट ईयर का सेल भी नहीं दिया। तो कोई बात नहीं, निकाल लेंगे ना। ए पॉइंट, प्रोडक्शन ऑफ, आप लिखिए ओपनिंग स्टॉक, बताने की जरूरत नहीं है। जो क्लोजिंग स्टॉक है ऑफ 2015-16 का, वो नेक्स्ट ईयर आपका ओपनिंग हो जाएगा। कितना है सर? 5000 यूनिट। इसमें आपको क्या करना है? प्रोडक्शन को ऐड करना है। प्रोडक्शन ऑफ 2016-17 कैसे आएगा सर? क्वेश्चन ने कहा था जो आउटपुट है वो आपका इंक्रीज होगा 1/3। अब 1/3 इंक्रीज होगा तो इसका मतलब क्या होगा सर? पहले आउटपुट कितना था सर? 15,000 का। 15,000 में आप प्लस करोगे 15,000 का 1/3, 15,000 में आप 15,000 का 1/3 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा सर? 20,000 का प्रोडक्शन आ जाएगा। अब आप इसमें से लेस करेंगे सेल्स को। सेल्स के लिए क्वेश्चन ने यह कहा कि जो सेल क्वांटिटी है ना वो 50% इंक्रीज हो जाएगी। पिछले साल कितनी थी सर? 10,000। 50% इंक्रीज बोलूं या 150% बोल दूं, एक ही बात है। तो आ जाएगा 15,000। इसको एडजस्ट कर दोगे तो आपके पास निकल के आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। दो 2016-17 का कितना आ जाएगा? 5,000 प्लस 20,000 माइनस 15,000 तो आ जाएगा 10,000। ये आ जाएगा 10,000 यूनिट। आई होप ये वाले वर्किंग नोट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अगर ये वाले वर्किंग नोट्स समझ में आ गए तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का मेजर पोर्शन आपका हो गया है कंप्लीट। क्योंकि लेबर कॉस्ट के अंदर ट्रीटमेंट क्या होना है वो तो आपको पता ही है। इसके अलावा आपका यहां पर मैंने क्या किया है, इसको ढंग से समझ लो। आपको 2015-16 का प्रोडक्शन नहीं दे रखा था तो कोई बात नहीं, हमने ट्रेडिंग अकाउंट को, आप ट्रेडिंग अकाउंट को याद रखो, फॉर्मूला याद मत करो, ट्रेडिंग अकाउंट को याद करो। आप ट्रेडिंग अकाउंट क्या कहता है सर? क्या चाहिए? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन आता है टू साइड में सर, बाई साइड का दैट मीन क्रेडिट साइड का टोटल ले लो सर, सेल्स को ले लो, क्लोजिंग स्टॉक को ले लो, दोनों को ऐड किया, माइनस कर दो टू साइड का एक एलिमेंट हमारे पास ओपनिंग स्टॉक। आपको बताना चाहूंगा टू साइड में ओपनिंग आता है और प्रोडक्शन आता है।
बाई साइड में सेल्स आता है, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक आता है। आपको इनमें से कोई भी आइटम चाहिए ना, ये 3 आइटम दिए होंगे, कोई भी 3 आइटम दिए होंगे, एक आइटम आ जाएगा आपको। जैसे पहले वाले पोर्शन की मैं बात करूं तो 2015-16 के अंदर आपको प्रोडक्शन नहीं था, तो हमने इन दोनों को ऐड किया और इसको इसमें से लेस कर दिया, तो आपके पास आ गया। दूसरे केस में मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक नहीं था, तो मैंने इन दोनों को ऐड किया। मैंने किसको ऐड किया? मैंने ऐड किया आपके इन दोनों को ऐड किया और इसमें से सेल्स को लेस कर दिया, तो मेरे पास वो आ गया। क्लियर है? आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं होगा इसमें। ये देखो मैंने इसको रब कर दिया, लेकिन ये देखो ये कहां से कैसे आ जाता है भाई साहब, भगवान ही जाने इसका। ये क्या सॉफ्टवेयर है भाई। अब मैं मिटाने जा रहा हूं, खुद से मिटन गया भाई, गजब। चलो जी, तो ये हो गया। इस तरीके से हमने क्लोजिंग स्टॉक, और क्योंकि क्वेश्चन ने आपको प्रोडक्शन और सेल्स नहीं दे रखा था तो उनकी भी कैलकुलेशन हमको करनी थी, तो हमने उनकी भी कैलकुलेशन कर दी। अरे भाई कितनी बार आए जाओगे भाई। लो जी, आई होप प्रभु अब तो मत आना यार। चलिए, अब आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना है एक बात। क्वेश्चन ने वैसे तो बोला है कि 2016-17 का आप हमें क्या बना के दो, 2016-17 का कॉस्ट ऑफ सेल और प्रॉफिट निकाल के बताओ। अब 2016-17 का तो तब बनाएंगे ना जब हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड 2015-16 का आएगा, क्योंकि 2015-16 का जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन है वो तो आएगा 2016-17 से, और वो आपका ओपनिंग स्टॉक बनेगा 2016-17 का, मतलब कि नेक्स्ट ईयर का, या मैं यूं कहूं ईयर 1 का जो क्लोजिंग है वो ईयर 2 का ओपनिंग बनेगा। ईयर 2 के ओपनिंग में आपको उसकी वैल्यू डालनी है। वैल्यू डालने के लिए वो वैल्यू आएगी कहां से? सर वो वैल्यू आएगी आपके फर्स्ट ईयर से, दैट मींस आपका 2015-16 के ईयर से। क्लियर है? तो हमको यहां पर क्या करना पड़ेगा, 2015-16 का ईयर निकालना पड़ेगा और उसकी कैलकुलेशन हमको करनी पड़ेगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं यहां पर आप लोगों के लिए दोनों ही ईयर का एक साइमल्टेनियसली एक ही कॉस्ट शीट बना देता हूं। कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट। अब लेकिन पहले मेरे को बनाने देना, आप लोग बाद में करना। इसमें एक कॉलम मैं बनाऊंगा पर्टिकुलर्स का, जो कि 2 लाइनों को कवर करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं कॉस्ट शीट को 2 अलग अलग सालों का बना रहा हूं। तो एक बनेगा 2015-16 का, एक बनेगा 2016-17 का। यहां की मैं बात करूं तो यहां पर मेरे जो कुछ कॉलम्स बनेंगे, वो कॉलम्स में क्या क्या ले लूंगा। एक तो ले लूंगा मैं पर यूनिट का, एक मैं ले लूंगा टोटल का। यहां पर एक ले लूंगा पर यूनिट का और एक ले लूंगा मैं टोटल का। क्लियर है? पर यूनिट, टोटल, पर यूनिट, टोटल। क्लियर है? आइए जी, तो पहले मैं वर्किंग कर लेता हूं आपके 2015-16 के हिसाब से। दोस्तों 2015-16 की मैं बात करता हूं तो डायरेक्ट मटेरियल आपको दिया हुआ है। डायरेक्ट मटेरियल है साहब 3,45,000 का। अब मुझे एक चीज बताइए, डायरेक्ट मटेरियल किस पर लगा होगा? सर ऑब्वियसली बात है प्रोडक्शन पर। तो प्रोडक्शन पे लगा होगा तो 3,45,000, और प्रोडक्शन कितना था? सर प्रोडक्शन निकाला था हमने 15,000 यूनिट, तो पर यूनिट आ गया 23। तो पर यूनिट आ गया आपका, अरे यार ये कौन से जमाने का लिखा हुआ आप यहां पे दिखा देते हो यार, क्या करते हैं यार ये लोग। 20 फिर वापस आ गया, फिर चले गया, फिर कुछ लिखने लगूंगा फिर आ जाएगा 23। डन है क्या? सर मटेरियल के लिए क्वेश्चन ने ये कहा कि मटेरियल का प्राइस 5% से बढ़ जाएगा, तो 23 में 5% बढ़ाओ तो आएगा 24.15। मैं नहीं लिख रहा हूं कि 24.15 कैसे आया, ब्रैकेट में आपको लिखना हो आप लिख लीजिएगा 23 मल्टीप्लाई बाय 105%। क्लियर है? अब ये 24.15 आ गया, लेकिन आपको पता है 2016-17 का प्रोडक्शन कितना रहेगा? सर ये कैलकुलेटेड है 20,000 यूनिट, तो 20,000 यूनिट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 4,83,000। क्लियर है? चलो आइए डायरेक्ट लेबर पर।
अब डायरेक्ट लेबर की कैलकुलेशन पर आते हैं। सर डायरेक्ट वेजेस आपको दे रखा है 3,90,000। आपको पता है ये है प्रोडक्शन पर, चाहो तो लिख लो 15,000/20,000 यूनिट्स। यूनिट्स ये भी 15,000 पर, और वो अगला वाला दैट मीन्स नेक्स्ट ईयर 20,000 पर। तो 3,90,000 डिवाइडेड बाय 15,000 तो आ जाएगा ये आपका 26। अब ध्यान से सुनना है इसको। इसके लिए मैं एक वर्किंग नोट बनाऊंगा, वर्किंग नोट मैं बाद में बना दूंगा, आपको समझा देता हूं। वेज रेट दे रखी है 5% की इंक्रीज होगी, तो 26 में 5% इंक्रीज हो गई तो कितनी हो गई 27.3। लेकिन क्वेश्चन ने कहा लेबर की एफिशिएंसी भी 4% से डिक्रीज हो गई, तो अल्टीमेटली आप क्या करोगे, आप इस तरीके से करोगे कुछ सॉल्व। यार ये कब तक आ जाएगा भाई, 26 5% इंक्रीज बोलो या 105% बोल दूं, एक ही बात है। आपको मैंने कहा था अगर एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी तो ऐड करोगे, डिक्रीज हो जाएगी तो लेस करोगे, लेस करा तो डिवाइड बाय 96% करोगे। तो ये कितना आएगा, मैं आपको ये लिखने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये यहां से मैं अभी साफ कर दूंगा, मतलब रब कर दूंगा। तो ये आएगा 28.4375। क्लियर है क्या, 28.4375, 28.4375, और ये आप 20,000 यूनिट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आएगा 568,750। और जैसे ही आप इसको इसमें ऐड कर देंगे दोस्तों, तो आपके पास एक फिगर आएगा और उस फिगर को हम कहेंगे प्राइम कॉस्ट, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ भी है नहीं। 3,45,000 प्लस 3,90,000 तो आ जाएगा 7,35,000। और यहां आ जाएगा 49 रुपीज। यहां आ जाएगा आपके लिए 24.15 प्लस 28.4375 तो आएगा 52.5875। सर ये पर यूनिट का कॉलम क्यों कैलकुलेशन में चलाए जा रहे हो साथ, ये बेसिकली मैं इसलिए चला रहा हूं दोस्तों, क्योंकि जब तक मैं 2015-16 का वर्किंग पर यूनिट नहीं बनाऊंगा तब तक 2016-17 की पर यूनिट नहीं आ पाएगी, तो इसलिए चला रहा हूं। दूसरा चीज, मुझे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डायरेक्टली निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मेरा पर यूनिट से ही काम होता चला जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 10,51,750, 10,51,750। आपको पता है कोई फैक्ट्री ओवरहेड है क्या, यस सर है ना, ऐड करिए फैक्ट्री ओवरहेड। कितना दे रखा है सर, प्रोडक्शन ओवरहेड दे रखा है सर 75% वेरिएबल और कुछ फिक्स्ड है, तो लीजिए वेरिएबल और ये फिक्स्ड। 2,40,000 है, उसका 75%, दैट मीन्स 1,80,000 आपका वेरिएबल है और 60,000 आपका फिक्स्ड है। और 1,80,000 कितनी यूनिट्स पर है, आपको पता है प्रोडक्शन पर चल रहा है। जब तक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, आपको केवल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा जो होता है केवल वही सेल्स यूनिट पर है, बाकी सबका सब प्रोडक्शन यूनिट्स पर चलेगा। तो 1,80,000 डिवाइडेड बाय 15,000 यूनिट तो आ जाएगा आपका 12 रुपीज। और फिक्स कॉस्ट भी वैसे पर यूनिट निकालने की जरूरत नहीं है, बट ठीक है हम लोग निकाल लेते हैं। तो 60,000 डिवाइडेड बाय 15,000 तो आएगा आपका 4 रुपीज। आपको पता है किसी भी तरह का WIP का एडजस्टमेंट नहीं है, तो WIP का एडजस्टमेंट अगर नहीं होता है तो आपको पता है यही आपका ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट बोलेंगे और यही आपका फैक्ट्री कॉस्ट बोलेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 65 रुपीज। यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये आ जाएगा आपके लिए 9,75,000। लेकिन 2016-17 की बात कर लेते हैं। तो 2016-17 की अगर मैं बात करता हूं तो आपको क्वेश्चन ने कहा है वेरिएबल ओवरहेड विल बी एट द सेम यूनिट एज लास्ट ईयर। जो वेरिएबल ओवरहेड है आपका वो सेम यूनिट जो लास्ट ईयर था वही रहेगा, दैट मीन्स 12 का 12 रुपीज ही रहेगा। तो 12 रुपीज, लेकिन कैलकुलेट होगा 20,000 यूनिट पर तो आएगा 2,40,000।
आपके फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड के लिए कुछ बोला गया है जहां तक मुझे याद है। यस सर, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड विल इंक्रीज बाय 25%। तो 60,000 प्लस 25% दैट मीन 75,000। और 75,000 है आपका 20,000 यूनिट्स पर, तो पर यूनिट आ जाएगा 3.75। तो ये हो जाएगा आपके लिए 68.3375 और अकॉर्डिंगली ये आ जाएंगे आपके 13,66,750। डन क्या? डन सर। अब आगे चलिए, आपको पता है फैक्ट्री कॉस्ट के बाद हम लोग हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा ऐड करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों है। क्वेश्चन का कहना है कि वेरिएबल जो है वो है भैया 75% फिक्स्ड है, तो 1,20,000 का 75% फिक्स्ड है, दैट मीन 90,000 तो फिक्स है, बाकी बच गए 30,000, वो आपका वेरिएबल है। और जो वेरिएबल है वो कितने यूनिट पर है सर? 15,000 यूनिट पर, तो वो हो जाएगा आपके लिए 2 रुपए पर यूनिट और ये हो जाएगा आपका 6 रुपए पर यूनिट। क्लियर है? क्वेश्चन ने कहा था वेरिएबल ओवरहेड की रेट जो सेम है वही की वही रहेगी, 2 रुपए की 2 रुपए ही रहेगी। और यहां तक कि एडमिनिस्ट्रेशन का मेरे को क्वेश्चन ने कोई भी खर्चा एडिशनली नहीं बताया, दैट मीन्स जो आपका लास्ट ईयर है वही रहेगा, दैट मीन्स 90 का 90,000 ही रहेगा। और 90,000 अब आपका डिवाइडेड बाय 20,000 से हो जाएगा तो आएगा 4.5। आपने एक चीज नोट करी, मैं हमेशा से बोलता हूं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज ऑलवेज फिक्स अनटिल अनलेस जब तक क्वेश्चन खुद से ना बोल दे, और फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इज ऑलवेज वेरिएबल। वेरिएबल कॉस्ट इन टोटल इज ऑलवेज वेरिएबल, देखो दोनों में चेंज है, और फिक्स कॉस्ट इन टोटल इज ऑलवेज फिक्स्ड। हालांकि अभी मेरे को रिफ्लेक्ट करेगा नहीं, ये पता है कब रिफ्लेक्ट करेगा? जैसे मैं बटन दबाऊंगा, ये देखो, अरे भाई साहब लिखने देंगे नहीं है। और इसको अगर आप ऐड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या आ जाएगा दोस्तों? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और इसी के लिए हमने ये जो 2015-16 का जो डेटा है ना, वो इसी के कारण से बनाया, बाकी इसके अलावा हमको जरूरत थी ही नहीं, इसके अलावा हमारे को इसकी जरूरत थी ही नहीं। भाई साहब थर्ड लेक्चर ऑफ द डे ना, इट्स भाई साहब बड़ा खतरनाक होता है ये वाला लेक्चर रिकॉर्ड करना। कितना मिनट बच रहा है भाई? 23 मिनट्स। हाँ वैसे भी ये क्वेश्चन को कंप्लीट कर ही दूंगा मैं, और फिर कुछ समय बचेगा, डेफिनेटली बचेगा, तो कोई बात नहीं, मैं जल्दी छोड़ दूंगा। तो बाकी का जो है ना, जल्दी छोड़ने से क्या होगा कि नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा वो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग थोड़ा सा बड़ा ले लेंगे, क्योंकि आगे की क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है मेरे को। 14, 15, 16, 17, 18 5 क्वेश्चन है जो कि मुझे नेक्स्ट लेक्चर में फिनिश ही करने हैं। तो भैया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो जाएगा सर? यहां पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा 6 और 2 8, ये हो जाएगा 73, और ये आ जाएगा सर 10,95,000। और यहां की बात करें तो 68.3375 प्लस 2 प्लस 4.5 तो आएगा 74.8375। और ये आपका 20,000 यूनिट्स के लिए कितना आ जाएगा सर? 14,96,750। आपको बताना चाहूंगा इसमें अगर आप ऐड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक को, और लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स को, तो आपके पास एक फिगर आएगा और उसी फिगर को हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहेंगे। ये देखो भाई साहब कौन से जमाने का है ये, कब से चलाई जा रहा है अभी तक। अरे हटा दे भाई इसको यार।
लीजिए अब मैं यहां पर अगर बात करूं तो ध्यान से सुनिएगा आप लोग, मैं यूनिट्स नहीं लिख रहा हूं क्योंकि वो यूनिट्स मैं ऑलरेडी ऊपर कैलकुलेट करके आया हूं। आपको पता है 2015-16 में किसी भी तरह का ओपनिंग स्टॉक था ही नहीं, जो भी था वो क्लोजिंग स्टॉक था। और क्लोजिंग स्टॉक कितना था सर? सर क्लोजिंग स्टॉक था हमारे पास टोटल इस जगह पर कितना था सर? क्लोजिंग स्टॉक 5000 यूनिट का। और 5000 यूनिट पर अगर हम वैल्यूएशन करेंगे तो एक यूनिट का 73 पर वैल्यू होगा। ये ध्यान रखिएगा, ये वैल्यूएशन होगा 73 पर। कितना? 5000 यूनिट, 3,65,000। और आपको बताना चाहूंगा जो इस साल का क्लोजिंग है वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बन जाएगा। दैट मीन्स 73 पर वैल्यू, 3,65,000 ओपनिंग। नेक्स्ट ईयर का क्लोजिंग कितना है सर? नेक्स्ट ईयर का क्लोजिंग है हमारे पास 10,000 यूनिट। और 10,000 यूनिट कितने पर वैल्यू होगी सर? करंट ईयर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर। तो करंट ईयर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 74.8375। 74.8375 मल्टीप्लाई बाय 10,000 तो आएगा 7,48,375। और इनको एडजस्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कितना आ जाएगा? 10,95,000 माइनस 3,65,000 तो आएगा 7,30,000। यहां की बात करें तो 14,96,750 प्लस 3,65,000 माइनस 7,48,375 तो आएगा 11,13,375। 11,13,375। दोस्तों यही इस क्वेश्चन का मेन की पॉइंट था। यहां से आपकी स्टॉक यूनिट निकालना और आपका फिनिश्ड गुड्स की स्टॉक का वैल्यूएशन करना। अब तो इसके बाद में कुछ बचा ही नहीं है। अब तो इसके बाद में इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है। वाह, झप झप झप। ये मैं रब करने जाऊंगा तो गायब हो जाएगा, फिर आ जाएगा। और भाई साहब कोई ऊपरी छाया आ गई क्या भाई? इट्स सो इरिटेटिंग यार। मैं सीरियसली बता रहा हूं, मैं केवल एक टैप करूंगा, टैप करते देखना वो दिख जाएगा। ये टैप क्या है? ये। और जैसे मैं पेन उठा लूंगा, पेन लिखूंगा, ये देखो ये गायब हो गया। बड़ा खतरनाक हो गया यार ये तो सॉफ्टवेयर यार, बड़ा परेशान कर रहा है अभी। मुझे लग रहा है कि अब इस सॉफ्टवेयर को मुझे रिप्लेस करना ही पड़ेगा। सॉफ्टवेयर वाले भैया से सॉल्यूशन हो नहीं पा रहा है। अरे भाई लिख लेने दे यार, 2 मिनट का क्वेश्चन बच रहा है, उसको कंप्लीट कर लेने दे यार। ऐसे क्या मजे ले रहा है यार। गाइज मुझे इसको पॉज करके बंद करके चालू करना पड़ेगा। वही इंडियन काम किया है भैया, बंद करके चालू करने वाला। आई होप अब चल जाना चाहिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया है। अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ओवरहेड को। उसमें आपका कुछ पोर्शन वेरिएबल होगा, कुछ पोर्शन फिक्स्ड होगा। क्वेश्चन ने कहा 1,60,000 है, उसका 50% वेरिएबल, दैट मीन्स 80,000 वेरिएबल, 80,000 फिक्स। अब ध्यान से रखना, अब ध्यान रखना, जल्दबाजी में यहां गलती नहीं होनी चाहिए। आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आपकी सेल्स यूनिट पर कैलकुलेट होता है, तो इसलिए ये 80,000 डिवाइडेड बाय 10,000 होगा, तो ये आएगा 8 रुपीज पर यूनिट। और क्वेश्चन ने कहा है कि भैया सेम वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट जो है पर यूनिट की सेम रहेगी। तो अब आपको इसको मल्टीप्लाई भी किससे करना है? सेल्स यूनिट से ही करना है। और अगले साल की सेल यूनिट कितनी है सर? 15,000, तो दैट मीन्स 1,20,000।
और फिक्स कॉस्ट में कोई भी चेंज है क्या? सर फिक्स कॉस्ट में चेंज है, कैसे? सर 80,000 तो था ही था, इस 80,000 के अलावा आपने सर एक एडवर्टीजमेंट का खर्चा और कर दिया, और वो एडवर्टीजमेंट का खर्चा कितना हो गया सर? 1,45,200। तो 145 तो 145,200 प्लस 80,000 तो आ जाएगा 225,200। और दोस्तों इसको ऐड करते ही आपके पास फिगर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल। अब मैंने पर यूनिट में नहीं निकाला, आप चाहो तो निकाल लो, बाकी अब जरूरत है नहीं इसलिए मैंने नहीं निकाला। और 225,200 डिवाइड बाय 15,000 तो ये आ जाएगा पर यूनिट में 15.013। वैसे जरूरत है नहीं अब, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल पर यूनिट में मेरे से पूछा ही नहीं अब। तो 80,000 ऐड करूंगा, दैट मीन्स 80 और 80 160 ऐड करोगे 7,30,000 में, 7,30,000 प्लस 1,60,000 तो आएगा 8,90,000। ऑल्दो अब मेरे को इसकी भी जरूरत नहीं है। और यहां पर आ जाएगा आपके लिए 11,13,375 प्लस 1,20,000 प्लस 225,200 तो आएगा 14,58,575। चेक कर लीजिएगा, आंसर मैच है। 14,58,575 आंसर मैच है, कॉस्ट ऑफ सेल आ गया है। और कॉस्ट ऑफ सेल में आपको पता है कि अगर आप प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा सेल। और प्रॉफिट कितना आएगा पता नहीं, लेकिन सेल कितनी है ये मुझे पता है। सर मुझे क्योंकि निकालनी केवल 2016-17 की है, मेरे को 2016-17 की सेल दे रखी है, मेरे को सेलिंग प्राइस 2015-16 की दे ही नहीं रखी। तो 2015-16 की नहीं दे रखी तो 2015-16 का प्रॉफिट चाहिए भी किसको? पूछा ही नहीं है। तो भैया 2016-17 की अगर मैं बात करूं तो कितनी यूनिट हो जाएगी? सर सेल आपको दे रखी है 125 की रेट से, तो आप यूनिट सोल्ड करना चाह रहे हो 15,000 एट द रेट 125 की रेट से। तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 125 तो आ जाएगा सेलिंग प्राइस 18,75,000। चेक कर लेना, आंसर मैच है 18,75,000। क्योंकि इसकी डेटा गिवन नहीं है इसलिए मैंने यहां पे डैश लगा दिया। 18,75,000 की सेल है, कॉस्ट है 14,58,575 की, तो प्रॉफिट आ जाएगा 416,425। चेक कर लेना, आंसर मैच है 416,425। दैट्स ऑल। इसी के साथ आप लोगों का आंसर मैच है और इसी के साथ ये सम होता है कंप्लीट, इसी के साथ ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट, इसी के साथ ये लेक्चर होता है कंप्लीट। बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट लेक्चर थोड़ा लेंथी जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि अभी इस लेक्चर में मैं आपको 12-13 मिनट पहले छोड़ रहा हूं, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं वो 12-13 मिनट यूज करूंगा। 14, 15, 16, 17, 18 ये 5 क्वेश्चन है और पांचों बड़े क्वेश्चन है, बेसिकली बड़े क्वेश्चन है। हमको ये पांचों क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। पता नहीं, आई विश कंप्लीट हो जाए, नहीं होगा तो फिर कोई बात नहीं भैया, एक और लेक्चर लेंगे। हालांकि मेरे को चांसेस कम लगते हैं कंप्लीट होने के, क्योंकि 14, 15 और 16 ये तीनों क्वेश्चन अपने आप में बहुत लेंथी क्वेश्चन है, तो हो सकता है कि केवल 3 ही क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो पाए। चलो कोई बात नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा। तो अभी के लिए इसको मैं डिस्कस कर देता हूं वापस से। इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये यूनिट्स निकालना की पॉइंट था, कैसे निकाला? ट्रेडिंग अकाउंट को यूज करके, इक्वेशन बना करके। बाकी जैसा आज तक करते आए हैं सेम, बस एक चीज ध्यान रखना, एक आपको वेरिएबल कॉस्ट का मेरे को वर्किंग नोट रिवाइज्ड डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट कैसे आएगा? सर हमारी डायरेक्ट वेजेस की कॉस्ट कितनी थी? सर 2015-16 में डायरेक्ट वेजेस की कॉस्ट थी 26। क्वेश्चन ने कहा था 5% का इंक्रीज है कॉस्ट में वेजेस में, तो दैट मीन्स 105% हो गई। और क्वेश्चन ने कहा हमारी एफिशिएंसी 4% से कम हो गई, तो डिवाइड कर देंगे 96% का, तो आ जाएगा 26 प्लस 5% डिवाइड बाय 96%, तो आएगा 28.4375। क्लियर है? आगे लिखेंगे ऑल अबव कैलकुलेशन ऑफ पर यूनिट
is based on production units but selling and distribution overhead per unit calculated on सेल्स यूनिट। तो वो आपकी सेल्स यूनिट पर कैलकुलेट होगा, बाकी आपकी सारी की सारी कैलकुलेशन आपकी उस पर रहेंगी। इसके अलावा और किसी का वर्किंग नोट बनता हुआ दिखता है क्या? डायरेक्ट मटेरियल का नहीं दिखता, डायरेक्ट लेबर का नहीं दिखता, फिक्स्ड ओवरहेड का नहीं होगा, इसका नहीं होगा, इसका नहीं होगा, इसका नहीं होगा, ठीक है, बाकी और किसी का नहीं होगा। दैट्स ऑल, डन। तो डन फॉर द डे, आपका आज के लिए बस इतना ही रहेगा। सारा चीज डन है आप लोगों का मेरे एंड से। तो कुल मिलाकर के आप लोगों का ये पूरा का पूरा पोर्शन डन है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर मैं स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन नंबर 14 एंड ऑनवर्ड्स। आई होप आप लोगों को ये आज का लेक्चर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। मुझे जरूर से एक चीज बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 11 में वो प्रॉफिट पर यूनिट निकालना समझ में आया क्या? जहां पर हमने एक्स माना था, 100 रुपए माना था, वो वाला मुझे बताइएगा कि वो 100 रुपए वाली कैलकुलेशन आपको समझ में आई क्या? क्वेश्चन नंबर 12 में बहुत ज्यादा चीज समझ में नहीं आएगी, मतलब ज्यादा चीज समझ में आने के वाला ऐसा कुछ था नहीं, नॉर्मल था। और इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आपका फिक्स्ड फिनिश गुड्स का जो वैल्यूएशन है वो कैसे किया, वो बताना मुझे कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो दैट्स ऑल गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा आपका और आपके अपनों का। दिस साइड CA में आशुतोष लाटा साइनिंग ऑफ। ओके गाइस, बाय बाय।